वेक्टर स्पेस होना और ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ मीट्रिक डी, जो एलपी में डी डिफाइन किया हमने, ये जो नीचे लिख रखा एलपी का डी डी डिस्टेंस फॉर्मूला, वेयर एक्स इज एक्सआई सीक्वेंस एंड वाई इज इट्टा जे सीक्वेंस। हेलो हेलो, मोटो ने खा लिया भाई फोन, तो इसको तो साइलेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करना है आज एक एल इन्फिनिटी का ये वाला, और डी ए बी नॉट कंप्लीट, पहला तो टारगेट यही रहेगा। और आई होप कि सभी ग्रुप में स्क्रीन भी विजिबल है और आवाज भी आ रही है। उसके लिए मिनकोवास की इनक्विलिटी होती है, कल होल्डर देखी थी हमने। होल्डर में क्या था, होल्डर से पहले एक इनक्विलिटी किया था, अल्फा बीटा इज लेस देन अल्फा की पावर पी बाई पी प्लस बीटा की पावर क्यू बाई क्यू, वेयर अल्फा एंड बीटा where p and q, alpha and beta are any real numbers, positive numbers, and p and q are such that 1 by p plus 1 by q is equal to 1। ये 1 by p plus 1 by q equal to 1 को बोलते थे कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स, p and q are conjugate exponents। ठीक है, अल्फा बीटा इज ऑलवेज लेस देन दिस प्लस दिस। इसका यूज करके होल्डर इनइक्वालिटी प्रूव किया है। अगर वन नॉर्म के वेक्टर्स ले लूंगा मैं, पावर पी करके एज ए सीरीज जब चेक कर रहा था मैं इस एक्स वेक्टर को, एलपी में है क्या, ये सम मेरा फाइनाइट क्या बन आ जाए, और ऐसा ही एल क्यू में इट्टा जे को एल क्यू में चेक करूँ वो भी बन आ जाए। और फॉर दिस ये अल्फा और ये बीटा लेके अभी जो ऊपर लिखा था वो वाली इनक्वलिटी लगा दूंगा, अल्फा बीटा लेस देन अल्फा पावर पी बाई पी क्यू, फिर समेशन लगा दो। ठीक है, ये लेस देन वन आ जाएगा। ऐसे ही फॉर जनरल एक्स फ्रॉम एल पी एंड वाई फ्रॉम एल क्यू, एक्स को डिवाइड कर दिया मैंने, आई एस ट्रिपल को डिवाइड कर दिया पावर पी करके, जो समेशन जो सीरीज आया था उसकी पावर 1/p से, ऐसे इसमें क्यू की पावर 1/q से समेशन की पावर। अब ये एक्सआई बार एंड इट्टा बार यूनिट वेक्टर्स बन जाएंगे। इनकी नॉर्म देखूंगा, ये वाला समेशन 1 आ जाएगा फॉर एक्सआई बार एंड इट्टा बार। तो ये जो रिजल्ट, ये रिजल्ट अप्लाई कर देंगे फॉर दिस, और ये ऐसा करके जो डिनोमिनेटर है वो राइट साइड में चला जाएगा। ये हो गई थी अपनी होल्डर्स इनक्वलिटी, कल किया था। इसमें पर्टिकुलर पी और क्यू को 2 कर दूंगा तो यही मेरी कोसी स्क्वार्ट्स इनक्वलिटी बन जाएगी। आज देखना है मिनकोवस की इनक्वलिटी क्या है। मिनकोवस की है जब दोनों एक्स भी मेरा एलपी से आया हो, एक्स इज दिस सीक्वेंस एंड वाई इज दिस सीक्वेंस, बोथ आर फ्रॉम एलपी स्पेस, तब उनका प्लस कर दूं तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा मेरा, ट्रिपल वाई जुड़ जाएंगे, एक्स आई आई प्लस इट्टा आई, ये वाली सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस की पीएथ नॉर्म, अभी नॉर्म वैसे हमने नॉर्म स्पेस डिफाइन करेंगे तब डिफाइन करेंगे, लेकिन ये नॉर्म की टर्म्स में बोलना थोड़ा इजी है, तो मैं एक बार नॉर्म को पहले ही डिफाइन कर देता हूँ कि नॉर्म क्या होती है। एलपी स्पेस के लिए नॉर्म क्या है, जब मेरा एक्स 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 इज इक्वल टू एक्स आई सीक्वेंस एलपी से लेते हैं, तो एलपी में जाने की कंडीशन होती है कि इन एज ए सीरीज अगर मैं इसको देखता पावर पी करके, ये मेरा फाइनाइट आ जाता, तो दिस इज द कंडीशन फॉर एक्स टू बी इन एलपी स्पेस। अगर नॉर्म ऑफ एक्स डिफाइन करना हो, नॉर्म ऑफ एक्स इज ये जो फाइनाइट है इसकी पावर 1/p कर देंगे। दिस इज नॉर्म ऑफ ए वेक्टर एक्स, कि एक्स के ith एंट्रीज जो जो भी थी उनकी पावर पी करके जोड़ दूं, पूरे ही पावर 1/p कर दूं, दिस इज नॉर्म। तो ये नॉर्म की टर्म में एलपी मिनकोवस की इनक्वलिटी, दिस मिनकोवस की इनक्वलिटी बिकम्स, दिस थिंग बिकम्स नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का नॉर्म इज लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस वाई का, बिकॉज एक्स प्लस वाई इज एक्स आई आई प्लस इट्टा आई। ठीक है, एक्स प्लस वाई ऊपर देखा था, तो उसके उनकी पावर पी करके सीरीज किया और 1/p इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, ये एक्स की नॉर्म लिख रखा है, प्लस नॉर्म ऑफ वाई, ये वाई की नॉर्म है भाई। ठीक है, पावर पी करके सम करके 1/p का रखा है।
तो x प्लस वाई का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलेंगे आगे। नॉर्म नॉर्म की ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ नॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्म दिख रहा है इधर, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। और इसी से डी की ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मीट्रिक की ट्रायंगल इनइक्वालिटी बनेगी, वो थर्ड पार्ट में यहाँ डी पार्ट में दिख जाएगा। दैट डी ऑफ एक्स वाई इज एक्स से वाई का डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा। एक्स वेयर एक्स इज एक्स आई आई, वाई इज इट आई। ठीक है, इसमें ये टर्म एक बार सब्ट्रैक्ट की और वही सेम टर्म सब ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मॉडुलस को अलग अलग करूंगा तो लेस देन का निशान हो जाएगा। ये एक्स आई आई वाला पावर पी और उसकी पावर 1/p लेस देन हो जाएगी, यही इसी से ट्रायंगल मिन्कोवस्की से। ये पूरा x ट्रीट करो, इसको पूरा y ट्रीट करो। x प्लस वाई का नॉर्म लेस देन दिस का x का नॉर्म, दिस प्लस y का नॉर्म, और वो डिस्टेंस x से z बन जाएगा, ये z से y बन जाएगा, वेयर z इज दिस, z दिस जिट्टा आई से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहाँ से होल्ड हो जाएगी। यूजिंग का प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, जिसमें पावर p है। ठीक है, उसकी पावर 1/p है, तो अंदर वाले को इसने लिख लिया डब्ल्यू जे, आई है तो आई डब्ल्यू आई, जो दोनों का सम है एक्स आई आई प्लस इटा, इसको डब्ल्यू आई लिख लिया। और जो इंटीरियर थिंग है दिस बिकम्स डब्ल्यू की पावर p, देन डब्ल्यू आई की पावर p। ठीक है, वे डब्ल्यू आई इन दोनों का सम ही है। और p पावर को लिख सकता हूँ एक पावर अलग से और p माइनस 1 पावर अलग से, यानी कि x की पावर p को लिख सकता हूँ मैं x इंटू एक्स की पावर p माइनस 1। यहाँ w मोड w की पावर p था, तो ये मोड w यही है। ठीक है, और w मोड w की पावर p माइनस 1 अलग कर लिया। एक w को एक्स आई आई प्लस इट्टा आई लिख लिया। अब एक्स आई आई का इसके साथ और इट्टा आई का भी दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। मोड ऑफ एक्स लेस देन का निशान आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई का इसके साथ ये रहा, प्लस इट्टा आई का इसके साथ प्रोडक्ट ये रहा, और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, दिस थिंग इज लेस देन दिस प्लस दिस। अब इन दोनों टर्म को अलग अलग स्टडी करेगा। दैट दिस थिंग, दिस पार्ट इज, अब यहाँ से ओल्डर इनक्वालिटी लगाएगा। ओल्डर में क्या होता था कि अगर ये एल पी से हो और ये वाला एल क्यू से हो, तो उन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर कर रखा था, तो ओल्डर इनक्वालिटी दोनों का प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू, ये ओल्डर इनक्वालिटी है जो यहाँ पे, दैट प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू पहले वाले की पावर p करके 1/p, दूसरे वाले की पावर q करके 1/q। बस ये एल क्यू से होना चाहिए था, ये एल पी से होना चाहिए था। तो ठीक है, ये मेरा वैसे ये बन जाता है हमारा u इंटू वी डॉट प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v। ये नॉर्म ऑफ y वेक्टर, ये नॉर्म ऑफ x वेक्टर, ये x और y का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वही होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराना तो एलिमेंट वाइज पहला पहला ट्रिपल का प्रोडक्ट प्लस दूसरे दूसरे का, तो वही कर रखा है, ये ट्रिपल का आपस में प्रोडक्ट करके ऐड कर रखा है। ये होल्डर इनइक्वालिटी यहाँ पे लगा देगा अब ये तो पहले वाले की पावर p करके 1/p, और दूसरा है इसकी पावर q करके 1/q। अब ये p माइनस 1 और q का प्रोडक्ट जो है ये इसका कुछ आएगा, p माइनस 1 और q का प्रोडक्ट p के इक्वल होता है। ये कल जब ये किया था हमने, ये वाला रिजल्ट जब कर रहे थे, तो इसमें आया था दिस थिंग। इस p को इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा p को कॉमन भी ले लो, फिर इधर ले जाके इधर बचेगा q, और ये आएगा -1 इज इक्वल टू क्यू। अच्छा नहीं, क्यू को लेके जाओ इधर, क्यू को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू पी। क्यू को कॉमन ले लूंगा तो p माइनस 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी। तो इसका यूज कर रखा है, p माइनस 1 इंटू क्यू इज p। सो विद दिस जो ये मेरा बन जाएगा, दिस प्रोडक्ट इज
ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे पी बन जाए, दिस ये यहाँ पे पी बन जाएगा, दिस थिंग इज पी, उसकी पावर 1/p। और ऐसे ही इधर इसको करेंगे तो ये एक्जाई आई की जगह इट्टा आई है बस, तो इसी में दिस सेकंड पार्ट इज लेस देन इक्वल टू समेशन इट्टा के की पावर पी और उसकी पावर 1/p, और ये वाली ब्रैकेट एज इट इज, क्योंकि डब्ल्यू आई ये एज इट इज है, ये सेम रहेगा, समेशन मोड ऑफ डब्ल्यू एम की पावर पी और उसकी पावर 1/q। अब इन दोनों को यहाँ पुट कर देंगे तो दिस प्लस दिस, इसको प्लस दिस, ये दोनों ऐड करूंगा तो ये सेकंड वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा और अंदर वाला ये और ये पार्ट ऐड हो जाएगा। सो दिस थिंग लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स दिस थिंग लेस देन इक्वल टू, ये कॉमन ले लिया और दिस प्लस दिस। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी यहाँ, इसकी पावर 1 है, राइट हैंड साइड में सेम थिंग की पावर 1/q है। इस पूरी ब्रैकेट को इधर लेके जाएंगे तो पावर 1 माइनस 1/q हो जाएगा, ये पावर उधर जाके माइनस की हो जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई हो रखा है ये, तो माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 1/q इज 1/p, 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1 होता था। तो 1 माइनस 1/q इज 1/p, ये पूरा पावर मेरा 1/p बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इस ब्रैकेट की पावर 1/p बन जाएगा, 1/p। सो ये बन गया अब मेरा दिस थिंग, ये डब्ल्यू आई की पावर p, उसकी पावर 1/p, ये दिस इज एक्स आई प्लस इट आई, ये डब्ल्यू आई था, इसकी पावर p लेस देन इक्वल टू दिस थिंग जो कि ये है प्लस दिस थिंग जो कि ये है। ऐसे करके हमने ओल्डर्स इनइक्वालिटी को प्रूव किया भाई। इजी है, सिर्फ चीजें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ये प्लस है इसकी पावर p को पावर 1 और पावर p-1 लिखना है, एक पावर को डब्ल्यू आई को एक्स आई प्लस इटाई करके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक एक टर्म को अलग अलग देखो, यहाँ पे ये दिखाना है कि ये एल पी से है और ये एल क्यू से है, ओल्डर इनइक्वालिटी से ऐसे हो जाएगा, ऐसे दूसरे पार्ट पे लगा दो, ये चीज कॉमन आएगी, अंदर वालों का समझो कॉमन आएगा, वही लेफ्ट साइड पे है, इधर उसकी पावर 1 है, इधर इसकी पावर 1/q है, उधर जाके घट जाएगा 1 माइनस 1/q, 1/p बन जाएगा, जो कि ओल्डर इनइक्वालिटी से मैच हो जाएगा, और यही फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी को इम्प्लाई कर रही है। तो तो यहाँ से ये एलपी स्पेस जो है अपना मीट्रिक स्पेस भी प्रूव हो गया यहाँ से, और x प्लस वाई ये भी एलपी में चला गया, x और y अगर एलपी में थे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन, वेक्टर स्पेस भी बन जाएगा। ये कहाँ से प्रूव हुआ, ये यहीं से प्रूव हुआ है, इसी इनइक्वालिटी से, दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज x प्लस वाई, वेयर x इज दिस, y इज दिस, x प्लस वाई की पावर p कर दिया तो ये फाइनाइट आ गया, इफ दिस इज एन एलपी, दिस पावर दिस थिंग इज फाइनाइट और पावर 1/p इज आल्सो फाइनाइट। इरेज करता हूँ थोड़ा सा, वेक्टर एडिशन ऑफ एलपी स्पेस यहाँ से कैसे इंप्लाई हो रहा है वो देख रहे हैं, दैट वाई एलपी वेक्टर स्पेस, उसके लिए वेक्टर एडिशन डिफाइन करना पड़ता है, पहला काम क्या क्या करना पड़ता है, अगर एक्स एलपी से हो और वाई भी एलपी स्पेस से हो तो उनका सम भी एलपी स्पेस में होगा, ये प्रूव करना हो मुझे, सम एलपी स्पेस में होगा, उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि इसके जो ith एंट्रीज हैं जो कि ये लिख दिया, उनकी पावर p करके समेशन करूंगा तो ये मेरा फाइनाइट आ जाए, ये पावर 1/p नहीं आएगा, दिस थिंग इज फाइनाइट आ जाए अंदर वाला, तो मेरा x प्लस वाई एलपी में चला जाएगा, सिंस x इज इन एलपी सो दिस थिंग इज फाइनाइट, फाइनाइट की पावर 1/p इज आल्सो फाइनाइट एंड दिस इज इन आल्सो एलपी, तो ये भी फाइनाइट, एल वाई एल क्यू में एलपी में है तो उसकी पावर 1/p फाइनाइट प्लस फाइनाइट इज आल्सो फाइनाइट, द राइट हैंड साइड इज फाइनाइट, राइट हैंड साइड फाइनाइट है तो लेफ्ट हैंड साइड इज, ये पावर p कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, फाइनाइट की पावर p हो जाएगा उधर आके, दैट इज अगेन फाइनाइट, सो दिस सीरीज कन्वर्ज एंड x प्लस वाई इज एलपी। तो एक्स एलपी स्पेस मेरा वेक्टर स्पेस भी है, मीट्रिक स्पेस भी है, ये प्रूव किया। दूसरा चीज है कि ये पहली यूनिट में प्रूव करना रह गया अपना नॉट कंप्लीट का एग्जांपल, कंप्लीट के तो कई सारे किए थे हमने, कैपिटल एल पी स्पेसिस सारे, सी ए बी स्पेस सारे, सी सी भी मेरा कंप्लीट था,
अब ये एक एग्जांपल है नॉट कंप्लीट का। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आसानी से समझा दूंगा कि क्या कहना चाहते हैं। वाई दिस इज नॉट कंप्लीट, जब पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा फिर। दैट दिस थिंग, the set of all continuous functions x is set of all continuous real valued function on 0 1, यानी कि x is c01 with this distance formula जो हमने d1 लिखा था। d1 is integration of f minus g dt। अब f और g फंक्शंस को ये x और y लिख रहा है, यहाँ पे x और y x से हैं, वेयर x मेरा कंटिन्यूस फंक्शंस का स्पेस है, तो स्मॉल x स्मॉल y कंटिन्यूस फंक्शंस है। और इस तरह से अगर डी डिफाइन करूंगा तो दिस इज नॉट कंप्लीट, ये प्रूव करना है। नॉट कंप्लीट कब होगा, जब कोई एक कोसी सीक्वेंस ऐसी मिल जाए जो कन्वर्जेंट ना हो। तो एक कोसी सीक्वेंस ढूंढनी है, इसने कोसी सीक्वेंस क्या ढूंढी। अब कोसी सीक्वेंस क्या होती है वो याद करोगे, ये होती थी भाई एक्सन कोसी सीक्वेंस हो जाए और डिस्टेंस मेरी एक्सन और एक्सएम की लेस देन एच हो जाए फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। ऐसा एन एग्जिस्ट करता हो तो पहले तो जो सीक्वेंस लेके आऊंगा जो कि इसने फिगर 9 में दे रखी है, इस फिगर में दे रखी है, ये वाली सीक्वेंस कह रहा है कि सिंस दिस सीक्वेंस इज कोसी, पहले कोसी प्रूव करेंगे। लेट अस शो दैट दिस इज ए कोसी सीक्वेंस, पहले तो कोसी सीक्वेंस प्रूव करेंगे, फिर प्रूव करेंगे कि दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। कोसी तो है पर कन्वर्जेंट नहीं है, हैंस नॉट ए कंप्लीट स्पेस, ऐसे करके बोल देंगे भाई। कोसी सीक्वेंस क्यों है, बिकॉज आप पहले तो वो सीक्वेंस कौन सी है वो सीक्वेंस देखते हैं, फिर देखेंगे व्हाई दिस इज नॉट कोसी, और फिर देखेंगे व्हाई दिस सॉरी दिस सीक्वेंस इज कोसी सीक्वेंस, ये देखेंगे, एंड नॉट कन्वर्जेंट बाद में देखेंगे। सीक्वेंस क्या है, इस तरह के फंक्शंस हैं बेसिकली, यहाँ बना रहा हूँ कैसे फंक्शंस हैं। 0 से 1 पर डिफाइंड है, 0 से 1 तक। सबसे पहला फंक्शन इसने डिफाइन कर दिया जो 0 से 1/2 तक, तो इसका 1 जा रहा है, 1/2 तक तो 0 है, सारे के सारे पहला फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ x1, फिर x2 बताएंगे x2 क्या है, फिर x3 क्या है, x1 x2 x3 सारे यहाँ तक तो 0 ही हैं। इसके बाद 1/2 तक तो 1/2 प्लस 1/2 तक, तो इसको सीधा मैंने 1 पे मिला दिया, ये हाइट है मेरी 1, इस पॉइंट से आके मिला दिया 1 पे, तो ये तो हो गया मेरा फंक्शन x1 फंक्शन भाई, x1 फंक्शन। अब 1 बाई यहाँ पे ना मिला के 1/2 प्लस 1/3 तक, 1/2 प्लस 1/3 पे ही 1 मिला दिया। ये तो 1/2 प्लस 1/2 जब हुआ था तब मेरा 1 जाके बना था, ठीक है, डोमेन को आधा प्लस आधा किया, यहाँ तक जाने पर 1 पहुंचे, अगले में 1/2 प्लस 1/3 को ये वैल्यू हो जाएगी, यहीं पर 1 बन जाए, तो इसको इधर मिला दिया इससे। फिर आगे कांस्टेंट, ये वाला फंक्शन, दिस फंक्शन इज x2, ठीक है। x2 फंक्शन क्या है, x2 फंक्शन इज 1/2 तक तो 0, फिर यहाँ से पूरा 1 हो जाएगा, नीचे भी जुड़ा हुआ है, और इसके आगे कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ पे जाके 1 बन गया, ये 1/2 था। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा 1/2 प्लस 1/3 जो भी वैल्यू होती है वो। ऐसे ही ये x3 जब बनाऊंगा, x3 मेरा 1/2 तक तो फिर से 0 ही है, और 1/2 प्लस 1/4 तक, प्लस 1/4 करूंगा तो ये 3/4 कुछ हो जाएगा, वहीं पर 1 बन जाए, वहीं तक जाते जाते 1 बन जाए, और उसके आगे कांस्टेंट रहे, ये वाला फंक्शन, ये x3 है। x4 में यहाँ पे 1/2 प्लस 1/5 कर दूंगा, तो ये क्या है कि 1/2 में जो इंक्रीमेंट है उसको नजदीक लेते आ रहा हूँ, सो दैट इसी पॉइंट की हाइट पर 1 बन जाए, ठीक है, फंक्शन 1 बन जाए, उससे आगे कांस्टेंट हो। ये सीक्वेंस है मेरी x1 x2 x3, ये सारे के सारे कुछ इस तरह की शेप के फंक्शंस हैं कि कांस्टेंट, फिर एक लीनियर, फिर कांस्टेंट, लेकिन एंड पॉइंट सबके जुड़े हुए हैं, तो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन जरूर हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो सी ए बी के पार्ट हैं, सी ए बी से मैंने ये सीक्वेंस लिए, C01 से 01 पे डिफाइंड थे। क्लियर है भाई फंक्शंस मेरे।
ये खड़े होते जाने, बात ये कि ये ऐसे था, अगला थोड़ा यहीं पे जाके वन हो जाएगा, उससे अगला यहीं पे वन हो जाएगा, ऐसे ऐसे है, इसी पॉइंट पर वन हो जाएगा। तो इन ये कोसी सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि दो एक्सएम और एक्सएन के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एक्सएम एंड एक्सएन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सएम फंक्शन माइनस एक्सएन फंक्शन। इसके और इसके बीच का डिफरेंस फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जबकि इंटीग्रेशन मेरा एरिया के इक्वल होता है, इस एरिया के इक्वल होता है इंटीग्रेशन का मतलब। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस एरिया, और जैसे जैसे एन बढ़ेगा ये फंक्शंस मेरे ऐसे इधर मिल गया है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे यहाँ, फिर अगला इधर, तो उनके आपस में बीच की दूर, बीच का जो एरिया है वो कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, उनके बीच का एरिया कम होता जाएगा। तो इसलिए जब एरिया कम होता जा रहा है तो डिस्टेंस कम होती जा रही है दोनों फंक्शंस के बीच की दूरी, लेस देन एप्सिलॉन बना देंगे। ये एरिया निकाल लूंगा मैं, ये एरिया कितना है? दिस एरिया इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सएम एंड एक्सएन फॉर सफिशिएंटली लार्ज एम एंड एन। उस एरिया को मैं लेस देन एप्सिलॉन बना सकता हूँ। ये एरिया क्या हो जाएगा? दिस एरिया, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया, एंड एरिया इज ये बेस और मल्टीप्लाइड विद हाइट, वो एरिया हो जाएगा इस ट्रायंगल का। तो हाइट तो 1 है, हाइट इज ऑलवेज 1, और बेस हो जाएगा मेरा ये 1/m ऐड कर रखा था इसमें, यहाँ तक 1/n है, तो दिस बेस इज 1/m माइनस 1/n। तो एरिया इज आल्सो 1/m माइनस 1/n। तो ये मेरा कुछ ना कुछ घटा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि लेस देन 1/m जरूर है दिस एरिया। जब ये दिस इज द डिस्टेंस, इसको लेस देन एप्सिलॉन में बना सकता हूँ फॉर सुफिशिएंटली लार्ज एम, एम को मैं 1/एप्सिलॉन से बड़ा ले लूंगा, तब ये, एंड उसको कैपिटल एन ले लूंगा मैं, दिस थिंग 1/एप्सिलॉन इज कैपिटल एन। इससे बड़े एम और एन लूंगा तो दिस डिस्टेंस जो कि इसके इक्वल है लेस देन दिस, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये कोसी सीक्वेंस बन जाएगा, एन से आगे जो मर्जी दो फंक्शंस लिए, एरिया डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फंक्शन इज टेंडिंग टू जीरो, क्लोज होते जा रहे हैं। तो ये कोसी सीक्वेंस तो है, बट वाई नॉट कन्वर्जेंट? बिकॉज इसकी जो लिमिट बनेगी वो जब ये फंक्शन एक्स एम ये है, अगला यहाँ से ही वन बन जाएगा, और इन्फिनिटी तक जाते जाते ये सीधा इसी पॉइंट से वन बन जाएगा, वो लिमिटिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह के फंक्शंस जो कि, और यहाँ से चला मिला दिया, इधर से मिला दिया, इधर से मिला दिया, इन्फिनिटी पे होते होते बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, ये ऐसे फंक्शन बन जाएगा, जो कि फंक्शन बन जाएगा तुम्हारा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 when x is less than equal to 1/2 and 1 when x is greater than 1/2। 1/2 से जस्ट आगे सीधा 1 ही हो जाएगा। ये इस सीक्वेंस एक्सन सीक्वेंस की लिमिट बन जाएगा। एक्सन सीक्वेंस कन्वर्ज टू दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, जंप काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सीधा 0 था उसके बाद सीधा 1 है। तो ये सीक्वेंस इसको कन्वर्ट कर रही है जो कि मेरा कंटिन्यूस नहीं है, तो सी ए पी के अंदर नहीं रहा, मेरा C01 के अंदर लिमिट नहीं मिली। तो कोसी सीक्वेंस तो थी पर कन्वर्जेंट नहीं मिली, लिमिट अंदर नहीं मिली, इसलिए कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये ये D1 फॉर्मूला के अंदर, क्योंकि मैं डिस्टेंस जो निकाल रहा था वो D1 फॉर्मूला से निकाल रहा था, इस इंटीग्रेशन से निकाल रहा था, ये वाला कोसी बन गई थी, कन्वर्जेंट नहीं बनी। तो अब चलते हैं दूसरा पार्ट, दूसरी यूनिट में, जो कि है नॉन लीनियर स्पेस। अच्छा, पहले का ही पार्ट बचा हुआ भाई अभी, तो नॉन लीनियर स्पेसिस क्या है? एक वेक्टर स्पेस जिसके पास ये 3-4 प्रॉपर्टीज, नॉर्म डिफाइन करेंगे वेक्टर्स, वेक्टर्स की, और ये वाली प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टीज जिसके पास हों, उस वेक्टर स्पेस एक्स को नॉन लीनियर स्पेस बोल देंगे। अगर एक कोई फंक्शन डिफाइन कर पाए हम, दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू रियल पॉजिटिव रियल्स यूनियन 0। ठीक है, दिस नॉर्म इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू दिस नॉर्म हैज दिस प्रॉपर्टीज दैट ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देगा, 0 होगा इफ एंड ओनली इफ दिस एक्स इज 0। अल्फा एक्स का नॉर्म
इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रॉपर्टीज सारी याद रखनी है, बार बार यूज होंगी। अल्फा एक्स का नॉर्म मोड ऑफ अल्फा बाहर आ जाए, नॉर्म एक्स टाइम्स नॉर्म एक्स बन जाए, वेयर अल्फा स्केलर है, यहाँ पे फील्ड से आ रहा है, एक्स और वाई वेक्टर्स हैं, और एक्स प्लस वाई का नॉर्म लेस देन नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई हो जाए, जो कि ट्रायंगल इनक्वलिटी है। तो जिस फंक्शन के पास ये चार प्रॉपर्टी होंगी कि ऑलवेज पॉजिटिव हो, जीरो तभी होगा जब वेक्टर एक्स जीरो होगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर है तो स्केलर की मॉडुलस बाहर आ जाएगी, नॉर्म ऑफ एक्स, एक्स प्लस वाई लेस देन नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, ट्रायंगल इनक्वलिटी हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोल देंगे दिस फंक्शन इज नॉर्म। और x with this norm, x with this norm function is called नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है भाई, क्लियर है नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन। जैसे मीट्रिक के पास चार प्रॉपर्टीज होती थी कि d मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू जीरो वाई एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई, x से y की दूरी, y से x की दूरी सेम होगी, और एक ट्रायंगल इनक्वलिटी, ऐसे ही चार कंडीशन नॉर्म पे आ गई है। अब की बार दो पॉइंट नहीं चाहिए, डी को दो पॉइंट चाहिए थे, एक्स से वाई की दूरी, ऐसे करना पड़ा। अभी एक ही वेक्टर का के लिए फंक्शन डिफाइन किया है, नॉर्म ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, वो जीरो होगा, सिर्फ एक्स जीरो होगा तब। अल्फा एक्स का, अल्फा एक्स इज आल्सो वेक्टर जिसका नॉर्म मोड ऑफ अल्फा टाइम्स नॉर्म एक्स हो जाए। चार प्रॉपर्टीज जिसके पास होंगी वो नॉर्म लीनियर स्पेस हो जाएगा, और एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज मीट्रिक स्पेस आल्सो, मीट्रिक स्पेस भी होगा। अगर नॉर्म्ड है तो डी फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं इन दिस वे, दैट डी ऑफ एक्स वाई इज एक्स माइनस वाई वेक्टर का नॉर्म, ऐसे करके मैं डी डिफाइन कर दूंगा। तो ये एक्स विद दिस डी बिकम्स मीट्रिक स्पेस आल्सो, और ऐसे को बोलेंगे कि दिस मीट्रिक इज इंड्यूस्ड बाय दिस नॉर्म, इंड्यूस्ड बाय दिस नॉर्म। ठीक है, तो एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज मीट्रिक स्पेस आल्सो। तो जो कंप्लीटनेस की जो बातें थी, कंप्लीट कब होगा, कोसी सीक्वेंस होगी, कन्वर्जेंट होगी, ये सब जो बातें थी, कन्वर्जेंट की जो बातें थी कि भाई सारी टर्म्स इसके पास चले जाए, उनके बीच की दूरी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो मीट्रिक स्पेस की ही प्रॉपर्टी होती है, मीट्रिक होना पड़ेगा उसको, तभी कन्वर्जेंस की बात करेंगे, तभी कोसी की बात करेंगे। कंप्लीट अगर किसी को लिखना है तो उसको पहले मीट्रिक स्पेस तो होना ही होना पड़ेगा, मीट्रिक की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, कि सारे टर्म्स इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास चले जाएं, नजदीक चले जाएं, तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला एग्जिस्ट करना चाहिए। द completeness, convergence, all these things are properties of metric. Now this non-linear space with this d is metric also, so we can talk about when this non-linear space is complete, कब ये कंप्लीट होगा, कब ये कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी मीट्रिक स्पेस, कोई भी वेक्टर स्पेस, ठीक है, एक्स वेक्टर स्पेस से शुरू किया था हमने, वेक्टर स्पेस के ऊपर ये वाला एक फंक्शन डिफाइन किया जिसके पास ये चार प्रॉपर्टी थी, तो उस वेक्टर स्पेस को नॉन लीनियर स्पेस बोल दिया। उस नॉन लीनियर स्पेस पे इस डी फॉर्मूला से उसी वेक्टर स्पेस विद डी को मीट्रिक स्पेस भी बोल दिया। ये नॉन लीनियर स्पेस को कह रहा हूं, नॉन लीनियर स्पेस इज कंप्लीट इफ द इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। ठीक है, तो नॉन लीनियर स्पेस को कंप्लीट देखना, तो उससे जो डी डिस्टेंस फॉर्मूला एसोसिएट कर रखा हमने इस फॉर्मूला से, विद रिस्पेक्ट टू दिस डी एवरी कोसी सीक्वेंस शुड कन्वर्ज, तब तो इन दैट केस नॉन लीनियर स्पेस को कंप्लीट बोल देंगे। और जिस स्पेस के पास ये दोनों प्रॉपर्टी हो जाएंगी कि एक्स मेरा नॉन लीनियर स्पेस भी है और कंप्लीट भी है, तो उसके लिए एक नाम है, तब बोल देंगे कि x इज बनाक स्पेस, BANACS, बनाक स्पेस। तो बनाक स्पेसेस आर those spaces which are non-linear space as well as complete। हेलो, नमस्ते भाई, हेलो। अरे भाई ज़रा तो है ना, हद से ज़्यादा दिक्कत की बातें हैं। ठीक है भाई, तो नॉन लीनियर स्पेस जो कि कंप्लीट भी होंगे वो मेरे बनाक स्पेस बन जाएंगे। इन पर्टिकुलर एक लास्ट ट्राई और कर लेता हूँ। हेलो, हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते भाई, बताओ।
तो फर्स्ट सेमेस्टर के बोल रहे हो? मैं क्लास के बीच में हूँ। वो गूगल क्लासरूम का एक लिंक दे रखा होगा, उसमें अपलोड करने होते हैं, या पता नहीं आके देने हैं। आप डॉक्टर जगबीर का नंबर होगा, उनसे कांटेक्ट कर लो। ठीक है भाई। नॉन लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट जो हो जाएगा वो बिनाक स्पेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर एन, आर एन कंप्लीट था और वेक्टर स्पेस भी है। नॉर्म भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर इन आर एन। तो वो आर एन मेरा बनाक स्पेस बन जाएगा। सिंस दिस इज बोथ नॉन लीनियर एंड कंप्लीट, दिस इज बनाक स्पेस। एलपी स्पेसिस, एलपी स्पेसिस वेक्टर स्पेस भी हैं। दो एलपी, दो सीक्वेंसेस जो एलपी में है उनका सम भी वही मिलता है, स्केलर मल्टीपल भी वही मिलता है। नॉर्म भी डिफाइन किया था हमने। नॉर्म ऑफ एक्स इन एलपी इज समेशन एक्स आई की पावर पी और पूरे की पावर 1/p। विद दिस नॉर्म एलपी बिकम्स नॉन लीनियर स्पेस। कंप्लीट भी प्रूव किया है, तो एलपी इज बनाक स्पेस, एलपी इज आल्सो बनाक स्पेस। CAB is also Banach space with D infinity। D infinity तो के साथ साथ नॉर्म भी डिफाइन करना पड़ेगा, एक नॉर्म इन्फिनिटी, नॉर्म ऑफ फंक्शन एफ, वो डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको भी बनाक स्पेस बोल देंगे। बनाक स्पेस नॉर्म डिफाइन कर देंगे पहले एक, जो कि हो जाएगा नॉर्म ऑफ ए फंक्शन इज सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम ऑफ एफ टी। बस वही इनफाइनाइट नॉर्म डिफाइन कर देंगे, तो वो भी मेरा बनाक स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी, और क्या क्या है इसमें। ये सब तो प्रूव कर चुके हम। एलपी स्पेस कंप्लीट है, बनाक है। इनकम्प्लीट का एग्जांपल एक तो पीछे देख लिया था, इनकम्प्लीट का एग्जांपल वो उसी का जिक्र कर रखा है कि इनकम्प्लीट नॉन स्पेस भी है। अच्छा, जो इनकम्प्लीट रहते हैं उनको कंप्लीट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CAB विद D1 डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अभी अभी जो बोल रहे थे हम, और हमने देखा भी था एग्जाम्पल विद D1 डिस्टेंस के साथ, इंटीग्रेशन वाले के साथ। दिस वाज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं था ये, लेकिन वेक्टर स्पेस है। कंटिन्यूअस फंक्शंस का एडिशन कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा, स्केलर मल्टीपल भी कंटिन्यूअस रहेगा, कंप्लीट नहीं है। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स डाल के कंप्लीट बना सकते हैं, कंप्लीशन कर सकते हैं उसको। उस कंप्लीशन को बोलते हैं कैपिटल L2 स्पेस, कैपिटल L2 AB। और ये नॉर्म हो जाएगी उसमें कैपिटल L2। ठीक है, जो एक्स फंक्शन है उसका स्क्वायर का इंटीग्रेशन और फिर पूरे ही पावर 1/2 विद दिस नॉर्म सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा था विद दिस नॉर्म, तो कंप्लीट नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें आ, सारे लिबेग मेजरेबल फंक्शंस का सेट ले लेगा। लिबेग मेजरेबल का, लिबेग इंटीग्रेबल फंक्शंस का, उसको कैपिटल L2 बोल लेगा, और वो कंप्लीट हो जाएगा विद सेम नॉर्म। बनाक स्पेस बन जाएगा, वो कंप्लीट भी बन जाएगा और नॉर्म, नॉर्म स्पेस भी बन जाएगा। ये प्रूव कर, ये थोड़ा देख लोगे कैपिटल L2 स्पेस क्या है। दूसरा, ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है। अब सीधा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस पे आएंगे। सब स्पेस ऑफ बनाक स्पेस कंप्लीट होगा इफ एंड ओनली इफ क्लोज्ड, ये हमने कल पढ़ा था। ये क्लोज्डनेस एंड कंप्लीटनेस आर द सेम थिंग, अगर बड़े वाला कंप्लीट हो तो अगर x को कंप्लीट गिवन है तो y जो कि सब स्पेस है वो बनाक हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा इफ एंड ओनली y इज क्लोज्ड। तो छोटे वाले के लिए ऐसे कह सकते हैं। ये सब बातें हमने छोड़ देता हूँ आपके लिए। कंप्लीशन ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस, ये भी सिलेबस में है। कंप्लीशन ऑफ ए नॉन, अगर कोई कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट कैसे बनाएं। ठीक है, एक्स कोई नॉन स्पेस है, खुद में कंप्लीट नहीं है, तो एक्स, ये एक्स को नहीं है कंप्लीट, एक्स कंप्लीट नहीं है,
तो कह रहा कि चलो एक्स नहीं है, एक नया स्पेस ढूंढ के लाऊंगा, एक्स कैप, वो कंप्लीट होगा, वो बनाक स्पेस होगा, और उसके अंदर एक सबसेट, उसका सब स्पेस ढूंढूंगा डब्लू। डब्लू और एक्स एक जैसे होंगे, डब्लू से एक्स के बीच में एक 1:1 आइसोमेट्री डिफाइन करूंगा, ठीक है। एक्स कैप हैज एंड एन आइसोमेट्री ए मैप, उसको नाम दे दिया, फ्रॉम एक्स से इसके सबस्पेस डब्ल्यू के ऊपर, एक्स ऑन टू डब्ल्यू, 1:1 आइसोमेट्री। आइसोमेट्री क्या होता है, जिसमें डिस्टेंस यहाँ पे कोई दो पॉइंट लूंगा एक्स और वाई, उसकी जो डिस्टेंस है एक्स और वाई की, वही रहेगा मेरा डिस्टेंस ए एक्स और ए वाई का, वेयर ए इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू डब्ल्यू, ठीक है। इमेजेस के बीच में भी डिस्टेंस उतना ही हो जितना डोमेन के पॉइंट्स में जो डिस्टेंस था, ऐसा ऐसा फंक्शन जरूर मिलेगा, ए फंक्शन, जो कि 1:1 और आइसोमेट्री होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स से इस एक्स कैप के सबस्पेस के ऊपर, वेयर एक्स कैप इज कंप्लीट। तो सिंस एक्स, डब्ल्यू एंड एक्स आर द सेम थिंग, तो एक्स को बोल देंगे एक्स इज इम्बेडेड इनसाइड एक्स कैप। तो एक्स मेरा कंप्लीट नहीं था, एक्स से बड़ा एक्स कैप ले ढूंढ लिया मैंने, जो कि कंप्लीट है, जो कि बनाक स्पेस है, नाउन भी है और कंप्लीट भी है, इसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ ए स्पेस, ठीक है। एक्स को कंप्लीट करना है तो एक्स का सीधा नहीं ढूंढूंगा मैं, एक और स्पेस ढूंढूंगा और उसके सब स्पेस एक्स के जैसा दिखा दूंगा, इससे इसके बीच में 1:1 आइसोमेट्री दिखाएंगे, सर डब्लू का सब स्पेस है उसको एक्स कैप कंप्लीट प्रूव करेंगे। हाँ भाई बोलो। ये आइसोमेट्री की डेफिनेशन बताना सर। आइसोमेट्री है भाई, यहाँ से इधर एक फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पर अगर दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी थी 2 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट का इमेज है ये, दूसरे पॉइंट की इमेज आई है ये, ठीक है, जो भी फंक्शन एफ था इस अंडर दिस फंक्शन। तो यहाँ पर अगर दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, तो इधर भी डिस्टेंस सेम आना चाहिए, 2 ही सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पे हो सकता है कि इसके अंदर मेरा मीट्रिक D1 है और इमेज स्पेस y के अंदर मेरा मीट्रिक D2 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस D2 फॉर्मूला से निकालूंगा, D2 बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई, इमेजेस के बीच की दूरी इन वाई स्पेस शुड बी सेम एज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, D1 डिस्टेंस, जो भी जिस भी स्पेस में कौन सा फॉर्मूला था डिस्टेंस का, उसी फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ एक्स से वाई के बीच की दूरी और एफ एक्स और एफ वाई की दूरी, बीच की दूरी सेम होनी चाहिए। तो ऐसे एफ मैप को आइसोमेट्री मैप बोल देंगे, कि एफ मैप, ठीक है, जितनी दूरी पर पॉइंट्स हैं जी उतनी सर। दूरी पर, तो और वो ऐसे, डिस्टेंस को हम एप्सिलॉन लेके चलेंगे क्या सर? नहीं नहीं, मतलब जो कितनी भी डिफरेंस दूरी हो, आएगा। कोई भी दो पॉइंट जितनी भी दूरी है, लेना ही नहीं है ना, डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एफ एक्स एफ वाई के इक्वल प्रूव करना है, ओके सर। जो सर मर्जी आप जब भी भाई। कुछ लिख रहे हो ना स्क्रीन पे, तो आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है बीच बीच में। हाँ तो दिख तो जाती है ना वापस से, हाँ सर, काफी देर बाद दिखता है। काफी देर बाद, तो ये तो शायद जी आपके पास ही दिक्कत होगी, सबके पास तो नहीं होनी चाहिए ये। सर, मैंने सर रिजॉइन भी किया लेकिन हाँ फिर भी भाई, है। यहाँ पे ए है जो, वो एक्स में से है या एक्स कैप में से है? एक मिनट, कहाँ ए है, इधर, यस सर, आपने ये डी ऑफ ए एक्स ए वाई लिखा है ना, ये वाला? देखो ये समझ में आ गया था एफ एक्स, यस सर। तो यहाँ पे मैप का नाम ए दिया है इसने, यहाँ पे हमने मैप को एफ लिख दिया था, क्योंकि एफ सबको समझ में आता है। अब इस बुक वाले ने मैप का नाम ए दिया है, तो ए ऑफ एक्स इज द इमेज। सर ए ऑफ एक्स है ये, हाँ मुझे ए ऑफ, मल्टीप्लाई में लग रहा था। हाँ ठीक है ए सर। ऑफ एक्स, ए ऑफ एक्स समझो, ए एक्स समझो, वो एक ही बात है, मैप होगा ये, मैप का और वेक्टर का मल्टीप्लाई क्या होना है, इमेज ही निकालेगा मैप एट दिस पॉइंट, चाहे ए एक्स लिखूं चाहे ए एट एक्स लिखूं, दिस ए इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू, ठीक है सर। तो इमेजेस के बीच की दूरी कह रहा है,
फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेसिस, सेकंड यूनिट का पार्ट शुरू हो गया भाई। फाइनाइट डायमेंशनल क्या होता है? वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ही है। नॉर्म नॉर्म भी उसके ऊपर फिर बाद में डिफाइन कर देंगे हम। फाइनाइट डायमेंशनल जिसके पास बेसिस मिल जाए मुझे, E1 E2 En एक बेसिस हो, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस को बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस एक्स। और ये सभी बेसिस में सेम रहती है, बेसिस चेंज हो जाते हैं, बेसिस के एलिमेंट्स अलग अलग बेसिस आ सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे, जिसको डायमेंशन कहते हैं। तो अगर ये डायमेंशन फाइनाइट हो, डायमेंशन फाइनाइट हो, उनको पढ़ना है, फाइनाइट डायमेंशनल वाले स्पेसिस को पढ़ना है। यानी कि बेसिस जरूर मिलेगा ऐसे स्पेसिस का फाइनाइट लेंथ का, n एलिमेंट्स का, अगर डायमेंशन n है तो उनको पढ़ना भाई। ठीक है, ये याद आ रहा हमें, पिछले वक्त आपने यूजी में पढ़े होंगे फाइनाइट डायमेंशन। Rn की डायमेंशन n है, R3 की डायमेंशन 3 है, R5 की डायमेंशन 5 है। सबसे पहला एक रिजल्ट है जो कि इस फाइनाइट डायमेंशन की सभी थ्योरम्स में यूज होगा। लेमा 2.4.1, ये हर बार बार लिखा आएगा बाय लेमा 2.41। तो इस लेमा को ध्यान से देखना है कि क्या कह रहा है ये लेमा। लेमा कह रहा है, अच्छा लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है वो सब बोलने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। लीनियरली इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं, स्पैन किसको कहते हैं, फिर भी एक बार लिख देता हूं मैं। एक वेक्टर्स का सेट है x1 x2 xn, n वेक्टर्स हैं, इनको बोल देंगे दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ whenever 0 is linear combination of x1 x2 up to xn। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर मैंने 0 को लिखा तो दिस इज ओनली ट्रू इफ ऑल ऑफ अल्फा आइज आर 0। सिर्फ 0x1 0x2 प्लस 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 0xn ही मिलके 0 बना सकते हैं। अगर एक भी अल्फा आई 0 ना हो तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, अगर ऐसा ट्रू है। या फिर कह दूं कि इस इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का, that each alpha I 0x1 0x2 0xn is the only solution for this equation, then x1 x2 xn's are linearly independent। ठीक है भाई, whenever this thing is 0 this implies all scalars all coefficients are 0। यही एकमात्र सॉल्यूशन है। स्पैन क्या होता है, जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। अब इस लेमा पे आ जाओ भाई, लेमा क्या कह रहा है। फाइनाइट डायमेंशन केस के अंदर, फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, कैसी भी हो, लिखा है एनी डायमेंशन, कैसी भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर n वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स लिया है, तो चाहिए बेसिस के साइज का हो चाहे कम हो, कैसे भी हो, इंडिपेंडेंट अगर हैं, और उनसे लीनियर कॉम्बिनेशन ये मैंने बना लिया, x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अल्फा 1 x1 प्लस प्लस अल्फा n xn, तो लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो ए वेक्टर। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को जोड़ दिया मैंने कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके, दिस इज आल्सो ए वेक्टर। एंड लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, जो कि हमने नॉर्म को लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम c टाइम्स, जो कोफिशिएंट्स के मॉडुलस का सम कर दूं मैं। ठीक है भाई, ये ऑलवेज, ऐसा c हमेशा एग्जिस्ट करता है, देयर इज सम पॉजिटिव c, जिससे कि जो मर्जी स्केलर लूं मैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, इनकी मॉडुलस का सम टाइम्स c हमेशा छोटा रहेगा वेक्टर की लेंथ से। अदर वर्ड्स में कह सकता हूं, अगर मैं स्केलर्स बड़े बड़े लूंगा, कोफिशिएंट बड़े बड़े लूंगा, कोफिशिएंट बड़े लूंगा तो उनकी मॉडुलस वैल्यू भी बड़ी होगी, प्लस 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 करूंगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा, सी टाइम बड़ा ही रहेगा, सी कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे भी बड़ी लेंथ हो जाएगी वेक्टर्स की। अगर कोफिशिएंट्स बिगर साइज के हैं तो वेक्टर भी बड़े साइज का ही बनेगा। कुछ ऐसा कहना चाहता है ये लेमा, कि कोफिशिएंट्स बड़े बड़े लेके
लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे तो बहुत छोटा वेक्टर, छोटी लेंथ का वेक्टर, जीरो के नजदीक लेंथ का वेक्टर नहीं बनेगा, सम सफिशिएंटली लार्ज लेंथ का वेक्टर बनेगा, सम सी टाइम्स सम ऑफ मॉडुलस ऑफ स्केलर्स, उससे बड़ा बनेगा। ये प्रूव करना है, प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि देख लेते हैं प्रूफ, जल्दी जल्दी बताऊंगा प्रूफ को, बाद में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक बात का ध्यान रखना, प्रूफ में क्या ध्यान का रखना भाई, सीक्वेंस की सब सीक्वेंस क्या होती है ये पता होना चाहिए बस। एक सीक्वेंस है x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, एक सब सीक्वेंस इसकी बनेगी x2 x5, ठीक है, अगली टर्म और आगे से ही जाके उठे x10 x67, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज ए सब सीक्वेंस ऑफ द अर्लियर वन, इस सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस है। लेकिन सब सीक्वेंस बेशक हो, सब सीक्वेंस की लेंथ भी इनफाइनाइट ही होगी, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे करके सब सीक्वेंस बनती है, उसमें भी वो खुद में भी एक सीक्वेंस है। अब उसकी भी सब सीक्वेंस लेनी हो तो वो हो जाएगी, जैसे कि x10 उठाता मैं पहला, फिर x76 उठा लिया, फिर और आगे से कोई टर्म यहाँ से आ गई x231 आ गई, दिस इज अगेन ए सब सीक्वेंस की भी सब सीक्वेंस, जो कि पहली वाली की भी सब सीक्वेंस होगी, ये नहीं कि पहले वाले की सब सीक्वेंस नहीं रहेगी, और खुद में भी सीक्वेंस होगी, जितनी मर्जी सब सीक्वेंसेस करता जाऊं, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एक और बात, अगर पहले वाले सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो और एल को कन्वर्ज करती हो तो सारी सब सीक्वेंस भी एल को ही कन्वर्ज करेंगी, सारी सब सीक्वेंस भी एल को ही करेंगे, एक बात ये पता होना चाहिए, ठीक है। जब सारे की सारे टर्म एल के पास जा रही थी तो बीच बीच से कुछ कुछ उठाई है, वो भी एल के पास ही जाएंगी, ऐसा कह रहा हूँ। दूसरा एक चीज और, कि सीक्वेंस चाहे कन्वर्ज ना करती हो, सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती, उसकी सब सीक्वेंस हो सकता है कि वो कन्वर्ज कर जाए, वो फिर मुझे कोई स्पेशल तरह से उठानी पड़ेगी कि ये जैसे कि मैंने सीक्वेंस लिया 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, ये ओसिलेटिंग सीक्वेंस है, 1 -1 कहीं कन्वर्ज नहीं कर रही, लेकिन मैं सब सीक्वेंस उठा लूं इसकी A1 A3 तो सीक्वेंस चाहे कन्वर्ज ना हो, सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग ढूंढ सकते हैं, कभी कभी ढूंढ सकते हैं, कभी नहीं भी ढूंढ सकते। सीक्वेंस ले लेता मैं 1 2 3 4 5 ये वाली, ये तो इसकी तो कोई सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी, जो मर्जी सब सीक्वेंस ले लो, तो अंडर सम कंडीशंस सब मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, रियल लाइन का रिजल्ट कुछ रहता था वो सब यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसके प्रूफ पे चलता हूँ भाई, फिर से यहीं आ जाते हैं, अब आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा प्रूफ को समझना। इरेज कर देता हूँ एक बार थोड़ा, ये बीच में अड़े रहेंगे नहीं तो, पता नहीं इरेज ही नहीं हो रहा शायद। चलो जो भी है, आगे प्रूफ देखते हैं, ठीक है भाई। स्टेटमेंट एक बार फिर से बोलता हूँ, एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर अगर हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन की लेंथ बड़ी होगी सी टाइम्स कोफिशिएंट्स के मॉडुलस के सम से। एक ट्रिवियल केस को अलग कर लिया, अगर ये समेशन मेरा 0 आ जाए तो कुछ करना ही नहीं, फिर तो इसको ये जो मर्जी आ जाए, लेंथ नॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कोई भी सी ले लो, सारे इसी काम करेंगे। इन केस दिस लेंथ इज नॉट 0, एस इज ग्रेटर देन 0, इस एस बोला इस लेंथ को, राइट हैंड साइड वाले को। याद रहा माइक ऑन है भाई किसी का, माइक ऑन है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं भाई क्या कह रहा है। इफ दिस राइट हैंड साइड, दिस मॉडुलस का सम, जिसको एस कहा है इसने, एस बोला है, इफ दिस एस इज पॉजिटिव, तो इस एस को उधर ले जाऊंगा, ठीक है, एस को इधर ले जाऊंगा, 1/s बन जाएगा इधर आके, 1/s को अंदर ले जाऊं सभी के साथ, 1/s यानी कि α1/s x1 α1/s xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी प्रूव कर दें तो भी एक ही बात है। तो ये α1/s को इसने कह दिया बीटा आई,
तो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग दिस रिजल्ट it is equivalent to prove this thing, that for every x1 x2 xn linearly independent there exist beta I scalars. वहां पे आर्बिट्रेरी थे, यहाँ पे ये अल्फा 1/s अल्फा n/s सबको जोड़ूंगा तो ऊपर एस नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा और ऊपर वालों का मॉडुलस का सम हो जाएगा जो कि फिर से एस के इक्वल है, 1 के इक्वल बन जाएगा। तो ये कोफिश बिट्टा आई ऐसे हैं कि आर्बिट्रेरी ना लेके, यहाँ पे तो आर्बिट्रेरी लिखे थे एवरी चॉइस, वो उसने मॉडुलस 1 पे ले आया और प्रूव कर दूं कि समेशन बिट्टा आई जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका नॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सी से ज्यादा होगा, और सी जो कि कोई पॉजिटिव नंबर था उससे ज्यादा होगा, यानी कि जीरो के पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी इसने कन्वर्ट इसमें कर लिया कि एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जबकि स्केलर्स का सम मेरा 1 हो, वो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ये प्रूव कर दूं मैं। ठीक है, सी से बड़ा होगा, सी इज ग्रेटर देन जीरो, ये प्रूव कर दें। तो उसके लिए क्या कह रहा है कि इफ पॉसिबल कि ऐसा हो जाए कि ये जीरो की तरफ चला जाए। ठीक है, जीरो सी से बड़ा ना रहे, सी से छोटा हो जाए, जो भी सी लेके चलूं मैं, एवरी नंबर जो मर्जी सी लेके चलूं और उससे भी छोटे ऐसे b1 b2 bm ऐसे मिल जाए मुझे, ये कोफिशिएंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन उस सी से भी छोटा हो जाए जो भी सी लेके चलूं, तो सी को छोटा करता करता मैं जीरो तक पहुंचा दूं तो ये वाई एम एक सीक्वेंस मिल जाएगी जिसकी लेंथ जिसका नॉर्म जीरो को कन्वर्ट कर जाएगा एज m टेंड्स टू इंफिनिटी। इफ पॉसिबल है, इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स दैट देयर इज नो, जो मर्जी बिट्टा आई लूं मैं, सी से छोटा तो जरूर हो जाएगा फॉर सम पर्टिकुलर चॉइस ऑफ बिट्टा 1 बिट्टा 2 बिट्टा m। अगर ऐसा हो रहा है, जबकि प्रूव करना था कि जो मर्जी बिट्टा आई लो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हो तो उनकी लेंथ ग्रेटर देन सी हो जाएगी, जो मर्जी बिट्टा आई लो। इफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्टा 1 बिट्टा 2 बिट्टा m जिनका नॉर्म का लेंथ तो 1 ही होगा लेकिन लेंथ नॉर्म इज लेस देन सी, लेस देन सी को टेंडिंग टू जीरो करा दूं, सी को मैंने 1/n ले लिया, तो दिस वाई एम ऐसे मिलते जाएंगे टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोल रहा है भाई। ठीक है, ऐसे करके एक सीक्वेंस मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, ये वाई एम ऊपर एम लिखा वाई एम के लिए, वाई 1 होगा तो ऊपर 1, वाई 2 होगा तो ऊपर 2। अब वही ये टप्पल्स की सीक्वेंस की बात करेगा, अब टप्पल्स की सीक्वेंस कहाँ जाएगी, अब क्योंकि वाई एम मेरा की लेंथ नॉर्म जीरो को कन्वर्ज कर रही है तो ये बाउंडेड हो जाएगा वाई एम। ठीक है, और जो कोफिशिएंट्स का सम 1 हो रहा है तो ईच ऑफ द कोफिशिएंट इज आल्सो बाउंडेड, ये वाला भी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सभी पॉजिटिव चीजों का सम 1 था तो ईच ऑफ देम इज लेस देन 1। तो mth टप्पल आई को फिक्स कर लिया, m वेरी करता रहेगा, दिस थिंग इज बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस जो टप्पल वाले सीक्वेंस है। और बाउंडेड सीक्वेंस रियल नंबर्स की स्केलर्स की है, ये फील्ड के अंदर अगर आर के या सी के हैं तो बोल्जेनो-वेस्ट्रास थ्योरम कहेगी कि बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज लिमिट पॉइंट, और दूसरी फॉर्म है कि बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। बोल्जेनो-वेस्ट्रास थ्योरम होती है ये रियल लाइंस पे स्केलर्स पे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का जो पहले टप्पल्स की सीक्वेंस है उसकी एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगी, उसको कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जो मिलेगी, जैसे कि ये मेरा y1 था, y2 था, ऐसे जा रही थी एक सीक्वेंस, y1 वाज n टप्पल की चीजें थी y1 में भी, जो कि है मेरा बिट्टा 1 x1 प्लस बिट्टा 2 x2 प्लस 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 बिट्टा n xn, बिट्टाज के ऊपर 1 1 1 लगा रखा था, ऐसा ही y2 में ऊपर 2 2 2 लगा रखा है। और ये जो सीक्वेंस हैं ये ईच ऑफ द सीक्वेंस इंडिपेंडेंटली, तो सिर्फ पहली को देख रहा है, पहले पहली चाहे खुद में कन्वर्जेंट नहीं हो लेकिन बीइंग बाउंडेड हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो मान लिया कि कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जो आई वो आ गई मेरी y1 टर्म है उसमें, फिर y5 है, y1 फिर y5 फिर y11 y17 ऐसे ऐसे करके इस y आई की अब एक सबसीक्वेंस ले आया मैं जिसको
जब आगे लिख रहा था तो उसके पहले टप्पल्स की जो सीक्वेंस बनेगी वो कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्जेंट है। ये वाली तो इसी की सब्सीक्वेंस बन जाएगी, इसकी सब्सीक्वेंस यहाँ बन जाएगी, जो कन्वर्जेंट हो रही थी उसके कोरस्पोंडिंग जो टर्म्स हैं वो सीक्वेंस ले ली मैंने अब। ठीक है, अब दूसरे टप्पल को देखना शुरू करूंगा। इसमें इस y(n) सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस मिली है, ये y1n बोल दिया इस सब सीक्वेंस को, जिसकी पहले टप्पल वाली तो कन्वर्जेंट है, बाकियों का पता नहीं। तो विद द सेम लॉजिक अब की बार दूसरे टप्पल को कहेगा कि दिस इज बाउंडेड, बाउंडेड है तो ये इसकी एक सबसीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्जेंट होगी। तो इस सबसीक्वेंस की फिर से एक सबसीक्वेंस की बीच में कहेगा ये वाली टर्म लो, ये वाली टर्म लो, ये वाली टर्म लो, सिर्फ ये वाली कन्वर्जेंट होंगी, यहाँ की छोड़ दो, यहाँ की छोड़ दो। तो फिर मैं सिर्फ y5 निकाल लूंगा इसमें से, जिसको रखना है y17 y11 जो भी है, y89 जो भी, इसी की फर्दर एक सबसीक्वेंस। अब इस सब सीक्वेंस में देखूंगा तो पहला टप्पल भी कन्वर्जेंट रहेगा क्योंकि पहले से ही कन्वर्जेंट थी, उसी की सबसीक्वेंस है, और दूसरा भी यहाँ से वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, पहले दो कन्वर्जेंट हो जाएंगे। फिर तीसरे टप्पल को देखेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, nth तक चला जाऊंगा। इसकी सबसीक्वेंस आएगी y1n, इसकी आ जाएगी y2n, ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंच जाऊंगा, जो कि मेरी ymn बन जाएगी, जो कि सभी टप्पल्स पे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, सारों पे कन्वर्जेंट कर रही है। और जहां कन्वर्ज कर रही है उनको नाम लिख दिया मैंने ये गामा आई एम। गामा आई एम को स्केलर्स लेके उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेंगे एक्स आई के साथ, x1 x2 xn के साथ। ये जो वैल्यू आ जाएगी उसको y बोल दूंगा मैं, y। ये बिट्टा आई को कन्वर्ट करती हुई मान ली इसने, कोफिशिएंट्स को गामा आई लिख रखा था। ये मेरा पहले वाला टप्पल बिट्टा 1 को कर रहा है, दूसरा बिट्टा 2 को कर रहा है, तो जो बिट्टा आईज जो आगे उनको एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये y। अब क्लेम कर रहा हूँ जो एक्चुअल सीक्वेंस थी, अच्छा उसकी एक सब सीक्वेंस इस y को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, ये तो सीक्वेंस सब सीक्वेंस ढूंढ दी जो y को कन्वर्ज कर रही है। फिर से यहाँ चलेंगे कि प्रूव क्या करना था, कि दिस थिंग इज ग्रेटर देन c, ये प्रूव करना है। इफ पॉसिबल देयर इज नो c, तो इसकी एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी जो कि कन्वर्जेंट, जो कि ये वाला तो 1 है जिसमें सबका और 0 को कन्वर्ज कर रही है, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलेगा कि सिंस दिस इज कन्वर्जिंग टू y, इसकी नॉर्म ऑफ y को कन्वर्ज करेगी। लेकिन ये नॉर्म वाली तो 0 को जाएगा, बिकॉज नॉर्म ऑफ yn 0 को जा रहा है। इसकी जो मर्जी सब सीक्वेंस लेता रहूं, वो सब भी नॉर्म्स तो 0 को ही कन्वर्ज करेंगे, लेकिन इस y का नॉर्म 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि y का नॉर्म अगर 0 हो जाएगा तो ये तो नॉर्म की प्रॉपर्टी थी ऊपर, जो अभी अभी हमने नॉर्म की प्रॉपर्टी देखी थी, दैट नॉर्म ऑफ एनीथिंग इज 0 इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ ए 0, इफ ए इज 0, तभी ये मेरा, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म। सो ये नॉर्म ऑफ y 0 नहीं है, बिकॉज y इज नॉट 0। जहां कन्वर्ज कर रहा है ये बिट्टा 1 बिट्टा 2 बिट्टा n को x1 x2 के कॉम्बिनेशन करके मैंने लिख दिया, दिस थिंग इज नॉट 0। अगर ये 0 हो गया, सिंस एक्साइज लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर अगर ये मेरा नया सॉल्यूशन मिल गया मुझे इक्वल टू 0, अगर ये y अगर 0 हो गया, तो बिट्टा 1 x1 बिट्टा 2 x2 बिट्टा m xn इज इक्वल टू 0 वेयर बिट्टा आईज आर नॉट 0। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट में हम देख रहे थे कि दिस अगर 0 होता है तो एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, ईच ऑफ बिट्टा आई इज 0, वो नहीं रहेगा। तो ये वाई आई एक्साइज मेरे लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे, जो कि गिवन इंडिपेंडेंट है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ऐसे करके तो अब आपको इसमें से प्रूफ अगर नहीं भी समझ में आया तो भूल जाओ, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है। सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर मेरे कोई भी वेक्टर अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा n xn है, उसकी लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन c टाइम्स कोफिशिएंट्स के मॉडुलस का सम, बस ये जरूर याद रखना है। प्रूफ चाहे ना समझ में आया हो। अब 3 इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस के लिए। पहला तो है इफ x इज फाइनाइट डायमेंशनल, अगर है x अगर फाइनाइट डायमेंशनल। हाँ बहुत, एक बार दोबारा से मैं ओपन करता हूँ इस फाइल को।
अटेंडेंस डाल देना वे ग्रुप में। अभी स्क्रीन सभी ग्रुप में ठीक है। सर चैट बॉक्स में ही डालनी है ना? हाँ चाहे दोबारा नहीं डालनी है, एक बार डाल दी ठीक है। ठीक है, जरूरत होगी तो बता दूंगा। अगर मेरे पास पावर कट लग गया तो वो अटेंडेंस इरेज हो जाती है, तब मैं लास्ट में भी पूछ सकता हूँ डालने के लिए, अदरवाइज तो ठीक है। अभी सभी ग्रुप में दिख रही होगी स्क्रीन। अब शायद वो जो ब्लैक हो जाती थी वो नहीं होगी। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है जो एग्जाम में आएंगे फाइनाइट डायमेंशन के केस में? अगर एक्स फाइनाइट डायमेंशनल है, ऐसे ही जब जब कर रहा है तो भाई, इफ एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस तो शो दैट एक्स इज कंप्लीट, तो एक्स कंप्लीट होगा। एक तो ये है। दूसरा इसके अंदर अगर एक जैसे कई सारे मीट्रिक डिफाइन कर सकते थे, ऐसे ही कई सारी नॉर्म भी डिफाइन कर सकते हैं, और सारी नॉर्म इक्विवेलेंट होंगी, इक्विवेलेंट होंगी इन फाइनाइट डायमेंशन। फाइनाइट डायमेंशन के केस में ये सारे रिजल्ट। फाइनाइट डायमेंशनल चीज कॉम्पैक्ट भी होगी, नहीं कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। दिस रिजल्ट होल्ड फॉर फाइनाइट डायमेंशनल केस। इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू, बट अगर फाइनाइट डायमेंशन है तो कॉम्पैक्ट का मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो जाएगा। और एक और रिजल्ट है, दो तीन रिजल्ट और है फाइनाइट डायमेंशन के लिए। ये सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। प्रूफ ये ऊपर वाला एक याद रखना आपने, लेमा बार बार यूज होगा कि एक्स अगर कोई भी इंडिपेंडेंट सेट थे x1 x2 xn, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन समेशन अल्फा आई एक्स आई, इसका नॉर्म हमेशा बड़ा होगा c टाइम्स समेशन मोड ऑफ अल्फा आई से, इससे बड़ा होगा। ये अपना लेमा 2.4.1 था, इसका यूज करते रहेंगे। कंप्लीटनेस को प्रूव करते हैं, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस कंप्लीट क्यों होगा। कंप्लीट इसका प्रूफ बिल्कुल सेम है जो पहले कर चुके हैं हम। कंप्लीट प्रूव करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो एक आर्बिट्री कोसी सीक्वेंस लेके चला मैं वाई एम, जो कि मैं लेके चल रहा हूँ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस एक्स के अंदर, ठीक है, एक्स या वाई जो भी है, इसमें वाई को ले रखा, वाई के अंदर प्रूव करना है। तो वाई की डायमेंशन फाइनाइट मान ली, E1 E2 En उसका बेसिस है। तो सीक्वेंस वाई एम, वाई से एक सीक्वेंस ली, अब वाई का बेसिस E1 E2 En है, तो सीक्वेंस की हर टर्म को E1 E2 En के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। पहले टर्म को लिखा तो ऊपर 1, दूसरी को लिखा तो ऊपर 2, ऐसे करके। तो इसमें से इसका टारगेट यही रहेगा, ईच ट्रिपल सीक्वेंस को इन स्केलर्स की जो सीक्वेंस है, स्केलर्स मेरे आर से आ रहे होंगे या सी से आ रहे होंगे, जो कि कंप्लीट होता है, इन ट्रिपल्स वाली सीक्वेंस को कोसी सीक्वेंस दिखा दें, और वो कंप्लीट होने की वजह से फिर वो कन्वर्जेंट हो जाएंगे। और ये पहला टप्पल कन्वर्ज करेगा अल्फा 1 को बोल देगा, दूसरा करेगा अल्फा 2 को, ये करेगा अल्फा n को। अब इसके साथ E1 E2 En लगा दूं, ऐड ऐड प्लस प्लस कर दूं, तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो इन y। कुछ नहीं प्रूव करना क्योंकि स्केलर्स तो जो मर्जी हूं। अब ये अल्फा आई स्केलर के साथ E1 E2 का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूंगा तो वो भी y में ही रहेगा, क्योंकि E1 E2 En बेसिस है मेरा y का। तो कंटेनमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सब सीक्वेंस इसकी सीक्वेंस को कोसी सीक्वेंस प्रूव करेंगे, जो कि कन्वर्जेंस की वजह से जहाँ, और फिर क्लेम करेंगे दिस वाई एम कन्वर्जेस टू दिस वाई एलिमेंट, जो कि अल्फा 1 E1 अल्फा 2 E2 से बना है, वेयर अल्फा आईज आर टप्पल वाली सीक्वेंस की लिमिट्स। तो सिंस की अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ, यही चीजें। वाई एन कोसी सीक्वेंस है, तो ये कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख दी हुई, कोसी वाई एन माइनस वाई आर लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन आर और एम ग्रेटर देन एन हो, फॉर ऑल एम आर ग्रेटर देन एन के लिए डिस्टेंस, एंड दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन लिखा। वाई एन माइनस वाई आर इसके इक्वल हो गया, क्योंकि वाई एन में समेशन अल्फा आई एम थे, इस आर में अल्फा आई आर है। एंड दिस थिंग इज पिछले लेमा से, ठीक है, जहां पे अभी बोला तुमने अल्फा आई एक्स आई का नॉर्म, समेशन का नॉर्म,
ग्रेटर देन सी टाइम्स कोफिशिएंट्स की मॉडुलस, कोफिशिएंट अब की बार थोड़ा बड़ा बन गया, दिस इज द कोफिशिएंट, और एक्साइज मेरे ई आई है, इनके मॉडुलस से बड़ा होगा। तो इस सी को उधर ले जाओगे, एप्सिलॉन बाई सी कर दूंगा, सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई सी, एंड इफ ये समेशन लेस देन एप्सिलॉन बाई सी है तो ईच ऑफ द टर्म, ये ईच ऑफ द टर्म आगे निकाल दी, दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई सी। ठीक है, तो कल आर एन एल पी में भी यही सब किया था हमने, डेफिनेशन लगाओ, ये पूरे को समेशन वाले को लेस देन समथिंग बना दो, स्क्वायर किया है ना, उसमें अलग अलग डिपेंडिंग ऑन फॉर्मूला चेंज हो रहा था, फिर ये ईच ऑफ देम इज आल्सो लेस देन दिखा दो। अब ईच ऑफ देम इज लेस देन मैं बोल सकता हूँ कि भाई गिवन एप्सिलॉन के लिए एन मिला था और उससे बड़े एम और आर जो मर्जी लिए, दिस मॉडुलस फॉर फिक्स आई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन आई एम जो है मेरा, एम चेंज होगा जिसमें आई फिक्स रहेगा, एम ट्रिपल की जो सीक्वेंस रहेगी, दिस इज कोसी सीक्वेंस, और कन्वर्जेंट आर और सी के अंदर ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, कंप्लीट होते हैं आर और सी, तो ये कन्वर्ट करेगी मेरी, मैंने मान लिया अल्फा आई को, जब ये आई था, अगर डिनोमिनेटर में आई लिखा है तो ये दिख नहीं रहा आई है ये है। तो ऐसे पहला टप्पल अल्फा वन को, दूसरा अल्फा वन को, इनका कॉम्बिनेशन लिया, इसको वाई बना दिया। अब वाई से इसकी दूरी देख रहा है, ठीक है, वाई एम माइनस वाई की डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, दिस थिंग इज डिस्टेंस बिटवीन वाई एम एंड वाई फॉर सफिशिएंटली लार्ज एम, जो कि इसके इक्वल लेस देन, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दिया, अब अलग अलग का नॉर्म, और नॉर्म अलग अलग में भी मॉडुलस में बाहर आ जाएगा, स्केलर के बाहर आता तो मॉडुलस लग जाता है। दो तीन स्टेप बीच में लगा दिए इसने, क्या क्या लगा दिए, समेशन अल्फा आई ई आई का नॉर्म अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्म ऑफ अल्फा वन ई वन प्लस अल्फा टू ई टू प्लस 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 अल्फा एन ई एन, इसका नॉर्म, जो कि हो जाएगा लेस देन, अलग अलग करो, अल्फा वन ई वन का नॉर्म प्लस अल्फा टू ई टू का नॉर्म, ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ से ये इनको बाहर निकालूंगा तो मोड ऑफ अल्फा वन निकलेगा टाइम्स नॉर्म ऑफ ई वन प्लस मोड ऑफ अल्फा टू बाहर निकलेगा टाइम्स नॉर्म ऑफ ई टू, ये कर रखा है, ये मॉडुलस बाहर निकाल रखे हैं, ये लेस देन का निशान आ गया, ठीक है। और सिंस दिस थिंग इज कन्वर्जिंग टू दिस, ऊपर लिखे थे ये अल्फा एम मेरा अल्फा आई को कन्वर्ज करता है, तो ये डिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा व्हेन एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये जीरो को जाएगा, तो ये समेशन फाइनाइट समेशन ऑफ जीरो आल्सो टेंड्स टू जीरो, और वाई एम वाई को कन्वर्ज कर जाएगा, ऐसे कर रखा भाई। अब अगले पे आ जाओ, इक्विवेलेंस ऑफ नॉर्म, फाइनाइट डायमेंशन के अंदर सारी नॉर्म इक्विवेलेंट होती है, जो मर्जी, एक ये नॉर्म लिया, एक के नॉर्म के अंदर जीरो लगाया, जैसे मर्जी डिफाइन कर रखी हो, बस ये नॉर्म हो तो वो सारी की सारी इक्विवेलेंट हो जाएंगी। इक्विवेलेंट प्रूव करने से पहले देखते हैं कि इक्विवेलेंट होता क्या है, कब कहते हैं कि दो नॉर्म इक्विवेलेंट है। दो नॉर्म, एक जीरो वाली नॉर्म और एक बिना नोटेशन जीरो वाली, जीरो का मतलब कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, नोटेशन दे रखी है बस, एक तो ये फंक्शन, एक तो ये नॉर्म है, दूसरी नॉर्म ये है, दोनों जैसे f1 और f2 बोल दूं, एक फंक्शन f है एक फंक्शन g है, उनको लिए मैंने कुछ बोलना, तो ये f समझ लो, ये g समझ लो। तो दीज टू नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट इफ वन ऑफ देम को बीच में सेट कर दूं मैं, और जीरो वाली को दोनों तरफ कर दूं, और कुछ कांस्टेंट स्केलर्स a एंड b नंबर्स एग्जिस्ट कर दें, a टाइम दिस और b टाइम दिस के बीच में द सेकंड नॉर्म आ जाए, a टाइम्स फर्स्ट नॉर्म एंड b टाइम फर्स्ट नॉर्म के बीच में सेकंड नॉर्म फिट हो जाए, तो नॉर्म्स को इक्विवेलेंट बोल दूंगा, बोथ ऑफ दीज नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, डेफिनेशन, व्हेन टू नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट इफ a टाइम्स, एंड दिस शुड ट्रू फॉर ऑल x, जो मर्जी x वेक्टर की नॉर्म देखूं मैं, जीरोथ नॉर्म देख रहा हूँ, वन नॉर्म देख रहा हूँ, a और b स्केलर ऐसे आ जाए कि a टाइम्स x की जीरोथ नॉर्म एंड b टाइम्स x की जीरोथ नॉर्म के बीच में द सेकंड नॉर्म ऑफ x बीच में लाई करती हो। इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं कि ऑल नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट, छोटा सा प्रूफ है। अगर फाइनाइट डायमेंशन का है तो e1 e2 en को बेसिस मान लो, जो मर्जी x ले लूं उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e1 e2 en में लिख सकता हूं। फॉर दिस x दिखाना चाहता हूं मैं अब जीरोथ नॉर्म
और एनी नॉर्म, जो मर्जी नॉर्म डिफाइन भी नहीं कर रखी, तो सिर्फ प्रॉपर्टीज से ही बात करेगा। तो एक तो प्रॉपर्टी लेमा कह रहा था पिछला लेमा कि ऐसे वाले एक्स वेक्टर का नॉर्म ग्रेटर देन सी टाइम्स इन स्केलर्स के मॉडुलस का सम, इससे बड़ा रहेगा भाई। ठीक है, ये पिछला लेमा बता रहा है। ठीक है, एक इक्वेशन ये मान लो। चलो दूसरा, इसकी नॉर्म अगर देखता हूं मैं, जीरोथ नॉर्म इज इक्वल टू इसकी जीरोथ नॉर्म। तो अभी अभी जो ये यहाँ कैलकुलेशन किया था, ये मॉडुलस ऑफ अल्फा, मॉडुलस ऑफ अल्फा 2, ये सब आ जाएंगे और जीरोथ नॉर्म आएगी। ठीक है, दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा 1 टाइम्स जीरोथ नॉर्म ऑफ E1, जीरोथ नॉर्म ऑफ E1 प्लस मोड ऑफ अल्फा 2 टाइम्स E2 की जीरोथ नॉर्म, प्लस 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि मैं जो ये वाली चीजें हैं, E1 की नॉर्म, E2 की नॉर्म, En की नॉर्म, उनमें से जो सबसे बड़ी है उसको K मान लिया। सो दिस थिंग बिकम्स लेस देन K टाइम्स मोड ऑफ अल्फा 1 प्लस K टाइम्स मोड ऑफ अल्फा 2। हाँ, मेरे में भी हिल रही है भाई स्क्रीन तो, पर मेरे में ब्लैक नहीं आ रहा, दिख जाता है, हिल रही है, दिखता है। आपके में कोई स्टूडेंट कह रहा था कि कई देर तक ब्लैक आ जाता है, ऐसा भी हो रहा है कि कई देर तक ब्लैक आ जाए? ब्लैक नहीं आ रहा सर, व्हाइट ब्लैक स्क्रीन नहीं। हो जाती है लेकिन वापस फिर से हो जाती है। हाँ, जब भी हाँ पेन उठा रहा हूं तो हिल रहा है। तो यहाँ से के को कॉमन ले सकते हो, के कॉमन ले लूंगा सब में से। तो दिस नॉर्म, जीरोथ नॉर्म विच वाज लेस देन सम ऑफ दिस, ये हाँ भाई, बुक में भी है भाई ये। ठीक है, पढ़ लोगे, दूसरी यूनिट चल रही है, दूसरी यूनिट में कहीं ढूंढोगे। कोई बात नहीं, सिलेबस में है। जब फाइनाइट डायमेंशन लिख दिया तो फाइनाइट डायमेंशन की सारी चीजें हैं, सिलेबस में देखोगे तो ये है। ठीक है, एक मिनट का हो रह गया, बस देख लो। बस जीरोथ नॉर्म इस तरह से जब कैलकुलेट कर रहा था मैं, तो दिस थिंग इज, ये इधर लिखा है और सबको के कर दिया, तो के को कॉमन ले लूंगा और ये अल्फा आईज का समेशन पीछे आ जाएगा। ऐसे करके दो इक्वेशन बना ली। एक किसी दोनों नॉर्म जीरो इधर करता, इधर सिंपल नॉर्म करता, तब भी यही सेम इक्वेशन होल्ड हो जाती। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है, दिस एंड दिस आर द सेम थिंग, एक में ये, तो इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। जीरोथ नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स दिस थिंग, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ दिस बाई सी से, सी को इधर ले गया मैं। फर्दर लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सी, इससे छोटी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को रिप्लेस किया मैंने, दिस क्वांटिटी को। तो ये वाला जो मटेरियल है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, इधर ले आओगे तो सी वाई के बन जाएगा। सी वाई के जीरोथ नॉर्म इज लेस देन नॉर्म एक्स, तो इसको ए बोल दोगे, दैट जो ए टाइम्स जीरोथ नॉर्म इज लेस देन नॉर्म एक्स, जो डेफिनेशन में था, ए टाइम्स जीरोथ नॉर्म इज लेस देन नॉर्म। क्योंकि नॉन इंडिपेंडेंट चल रहा हूँ, उसको डिफाइन किया ही नहीं है, इसमें जीरो ले लेते ऊपर वाले में, इसको सिंपल नॉर्म कर देता तो यही रोल उल्टा हो जाता। तो नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन सम स्केलर टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉट आ जाता है, फिर उसको बी मान लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है इसने, बिकॉज ऑल दिस कैलकुलेशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द नॉर्म, का फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं कर रही। ऊपर जीरोथ नॉर्म लेता, यहाँ पे वन दूसरी नॉर्म लेता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही रिजल्ट मेरा, इनका रोल चेंज हो जाएगा, इधर वन वाला और इधर जीरो वाला आ जाएगा। तो जो सेकंड पार्ट है डेफिनेशन का, राइट हैंड साइड वाला, दूसरी तरफ वाला राइट हैंड साइड तो नहीं है, जो सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, दिस होल्ड। तो ऐसे करके दिखा दिया कि ऑल नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। कॉम्पैक्ट
भाई कई डेफिनेशन होती है कॉम्पैक्ट की। एक तो होती है एवरी ओपन कवरिंग हैज फाइनाइट सब कवरिंग। एवरी ओपन कवरिंग जो आपने टोपोलॉजी में पढ़ी होगी, एवरी ओपन कवरिंग हैज फाइनाइट सब कवरिंग। ठीक है, रियल एनालिसिस में एक डेफिनेशन ये होती है। एक डेफिनेशन होती है एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट एक होती है एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये तो एक्चुअल डेफिनेशन होती है कॉम्पैक्ट की। इसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस, कि एवरी इनफाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट हो। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, दैट एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, इसमें बाउंडेड नहीं दे रखा होता डेफिनेशन में। और मीट्रिक स्पेसिस के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हो जाती हैं, सारी सेम होती हैं, जो मर्जी डेफिनेशन ले ले मीट्रिक स्पेस के अंदर। और जो हम पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल्स, अब नॉन लीनियर स्पेस सारे के सारे मीट्रिक स्पेस भी थे। नॉर्म वाज डिफाइंड, डिस्टेंस वाज डिफाइंड एज डिस्टेंस x से y वाज डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ x माइनस y, ऐसे करके डिफाइन किया था, तो वो मीट्रिक स्पेस ही बन गया था। तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन ले ले, यहाँ पे ये डेफिनेशन ले रहा तीसरे वाली, एवरी सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एज डेफिनेशन फॉर कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, तो आप यही मान लो। और कॉम्पैक्टनेस में एक रिजल्ट होता है एवरी कॉम्पैक्ट चीज क्लोज्ड एंड बाउंडेड होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेस। सारे कॉम्पैक्ट चीजें क्लोज्ड एंड बाउंडेड होती हैं, बस वो अगर टोपोलॉजी में जाओगे तो ओस्डोरफ स्पेस जरूर होना चाहिए, ओस्डोरफ। ठीक है, यहाँ पे उसका कोई लेना देना है नहीं, तो ऐसे ही फालतू में बोल रहा हूँ। मीट्रिक स्पेसिस के अंदर कॉम्पैक्ट इंप्लाइज क्लोज्ड एंड बाउंडेड इज ऑलवेज ट्रू। तो इसका प्रूफ आप देख लोगे, इजी है सीक्वेंसेस का यूज करके। जो इम्पोर्टेंट है इसका कन्वर्स, कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं होता कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंप्लाइज कॉम्पैक्ट, जरूरी नहीं है। उसके लिए फाइनाइट डायमेंशन में उल्टा हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट दैट इन फाइनाइट डायमेंशनल के केस में दिस इज इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, कॉम्पैक्टनेस एंड क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो एक तरफ का तो ऑलवेज ट्रू था, अभी प्रूव करना है रिवर्स, दैट क्लोज्ड एंड बाउंडेड अगर गिवन हो तो प्रूव करो कि वो कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट होगा का मतलब एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ये प्रूव करना। छोटा सा प्रूफ है, मान के चल पड़ा मैं कि डायमेंशन x की फाइनाइट है, n डायमेंशन है, E1 E2 En बेसिस है, और इसका एक सबसेट m है जो कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। m को लेके चल पड़े कि m इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, और लास्ट में दिखाना है m इज कॉम्पैक्ट, लास्ट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है भाई, स्टेटमेंट क्लोज्ड एंड बाउंडेड थिंग इज कॉम्पैक्ट, ये प्रूव करना है। अब बाउंडेड की प्रॉपर्टी पहले यूज कर रहा है, सिंस m इज बाउंडेड, तो m बाउंड, एक सीक्वेंस लो कोई भी, कॉम्पैक्ट दिखाना मुझे, m को कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या प्रूव करना है, एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये प्रूव करेंगे। तो कोई भी आर्बिट्ररी एक सीक्वेंस लेके चला मैं, xm इज ए सीक्वेंस, xm सीक्वेंस है m के अंदर, और m सबसेट है स्पेस x का, जिसका n बेसिस है, E1 E2 En, ये बेसिस है। तो इस सीक्वेंस का हर एलिमेंट को E1 E2 En के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। पहले तो ये काम किया, ऊपर m लिख दिया, mth टर्म है उस सीक्वेंस की है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब कह रहा कि क्योंकि m बाउंडेड है, क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, दोनों ही है, पहले बाउंडेडनेस को यूज कर रहा है। बाउंडेड है तो उसका मतलब क्या हुआ, इस सीक्वेंस की जो मर्जी टर्म उठाऊं मैं, उसकी नॉर्म देखूंगा तो लेस देन सम k है, ऐसा k एग्जिस्ट करेगा जो अपर बाउंड है। दिस सीक्वेंस सेट इज बाउंडेड, तो दिस सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड। ठीक है, उसके अंदर से m के अंदर से सीक्वेंस ले रखी तो वो भी बाउंडेड होगी। सारे के सारे टर्म जो मर्जी टर्म लूं उसकी नॉर्म लेस देन k होगी, ऑल टर्म्स। और ये है मेरी आर्बिट्ररी xm टर्म, तो इसका नॉर्म भी लेस देन k होगा, इसका नॉर्म xm का नॉर्म लेस देन k होगा, और इसका नॉर्म कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, xm का नॉर्म लेस देन k होगा, बट xm इज दिस थिंग समेशन xi ei, और उसका नॉर्म मेरा लेमा से 2.4.1 से ग्रेटर देन c टाइम्स कोफिशिएंट्स के मॉडुलस का सम से बड़ा रहता है। ये भी होता है, इस c को ले जाओ दूसरी तरफ, दैट दिस कोफिशिएंट्स का सम इज लेस देन इक्वल टू
के बाई सी हो जाएगा, सी उधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो दिस थिंग इज लेस देन के बाई सी। सो ये सीक्वेंस भी मेरी बाउंडेड हो जाएगी। कौन सी सीक्वेंस? एक्सआई आई फॉर ईच आई फिक्स रहेगा, एम वेरी करेगा। टप्पल्स वाले जो सीक्वेंस है इसकी बात पे ले आया कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, पर ये तो स्केलर्स की सीक्वेंस है, कोफिशिएंट्स की सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स, स्केलर्स अगर रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, और रियल और कॉम्प्लेक्स में बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ये होती है बोल्जेनो-वेस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, बाउंडेड भी अगर साथ में डाल दें, ठीक है, एक बार फिर से कंफ्यूजन ना रहे, फिर से बोल रहा हूं, इफ ए सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये डेफिनेशन होगी कॉम्पैक्टनेस की। बोल्जेनो कह रही है सीक्वेंस के साथ बाउंडेड और डाल दूं मैं, बाउंडेड सीक्वेंस हो दैट ऑलवेज हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, दिस इज बोल्जेनो-वेस्ट्रास थ्योरम। बोल्जेनो में बाउंडेडनेस हो रहा है, तो इस सीक्वेंस को ये बाउंडेड लेके आ गया, क्योंकि ऊपर वाली बाउंडेड थी, टप्पल बाई टप्पल भी बाउंडेड हो जाएगा आर या सी में। इसकी एक सबसीक्वेंस मिल जाएगी जो कि कन्वर्ज करेगी पहले टप्पल की, जो कि कन्वर्जेंट होगी, तो वो वाली कोरस्पोंडिंग एक्सएम की सबसीक्वेंस ले लूंगा मैं, x1m लिख दूंगा, जिसका जो कि सबसीक्वेंस है एक्सएम की सबसीक्वेंस है ये एक्सएम की, जिसका पहला टप्पल कन्वर्जेंट है। फिर मैं उसका दूसरा देखूंगा, अब दूसरा टप्पल, इसकी फिर से एक सबसीक्वेंस मिल जाएगी जिसका दूसरा टप्पल भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, x2, m, उसका पहला और दूसरा दोनों कन्वर्जेंट हो जाएंगे, जैसा 2.4.1 लेमा में किया था, ऐसे ही nth तक चले जाएंगे। ठीक है, x m n x, वो जो लास्ट वाली सबसीक्वेंस मिलेगी उसके सारे टप्पल्स कन्वर्ज कर रहे हैं, और वो जहां कन्वर्ज कर रहे हैं उसको मैंने मान लूंगा z, xi i को कन्वर्ज कर रहे हैं ऐसा बोल दूंगा, पहले वाला xi1 को, दूसरा वाला xi2 को, nth वाला xin को। अब इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा मैं प्लस 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 en करके, इसको नाम दे दिया z, और क्लेम कर रहे हैं कि xm सीक्वेंस में ये जो सब सीक्वेंस है लास्ट वाली वो z को कन्वर्ट करेगी, वो इसकी ये तो फर्दर 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 सब सीक्वेंस बनती जाएगी और वो उसको कन्वर्ट कर जाएगी लास्ट वाले को, इसलिए ये अच्छा कन्वर्ज क्यों कर जाएगी। अब इसमें अब यूज करेगा क्लोज्डनेस का, अभी तक तो सिर्फ बाउंडेडनेस का यूज किया था, अब क्लोज्डनेस का यूज करेगा, क्योंकि जो लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो z मिल गई, और बीइंग m क्लोज्ड, ये m के अंदर की सीक्वेंस थी तो m के अंदर ही कन्वर्ज करेगी, सिंस ये m क्लोज्ड है लिमिट पॉइंट अंदर ही रहेगा, इसलिए ये सीक्वेंस जो z है वो m के अंदर ही कन्वर्ज कर जाएगा। तो एक सब सीक्वेंस मिल गई सीक्वेंस की जो कि m के अंदर ही कन्वर्ज कर रही है, इसलिए m कॉम्पैक्ट, ऐसे करके प्रूव किया है। एक और नेक्स्ट रिजल्ट है, इसका प्रूफ नहीं करेंगे लेकिन इस प्रूफ स्टेटमेंट का यूज करके एक नेक्स्ट थ्योरम है, फाइनाइट डायमेंशन के लिए यूनिट बॉल कॉम्पैक्ट होगी कि नहीं होगी। सर हाँ भाई, हम किसी सब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखा देते हैं तो फिर हमारी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होके कंप्लीट हो जाएगा स्पेस। बिल्कुल नहीं, तो सर फिर उसमें हुआ कैसे अभी कंप्लीट? कंप्लीट नहीं किया हमने, कॉम्पैक्ट ओके सर, किया है, कॉम्पैक्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन ये है, एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, वो प्रूव किया है। ठीक है, हाँ कंफ्यूजन हो जाता है, यस सर। एकदम से इतना समझ में भी नहीं आता, बस आप थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे तो आपको जब पढ़ोगे तो लगेगा हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, क्यों पढ़ रहा हूँ ये, नहीं सर, अगर मैंने पहले ही पढ़ लिया था इसलिए पढ़ लिया था। अच्छा थोड़ा सा डाउट आ गया। अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, अगर पहले पढ़ के आओगे तो तुम पूछ भी सकते हो कुछ ना कुछ। एफरिज लेमा क्या कह रहा है भाई, कि ये जो स्पेसिस आप देख रहे हो ना, वेक्टर स्पेसिस कोई भी हो, ये बहुत छोटी सी चीज नहीं होती, इसके अंदर एक लेंथ के भी वेक्टर ढूंढोगे ना, यूनिट वेक्टर भी ढूंढोगे, वो भी इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। एक एक्स स्पेस बड़े वाला लेके चला एक्स, उसके अंदर वाई जेड एक सब स्पेस है और जेड का सब स्पेस वाई है। ठीक है भाई, एक्स बड़ा है, जेड उसका छोटा और वाई उससे भी छोटा,
और y को गिवन है y इज क्लोज्ड सबस्पेस। ये प्रॉपर्टी गिवन है y के पास, क्लोज है और प्रॉपर सबस्पेस है, z के इक्वल नहीं है ये, z के तो बाहर कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर पड़े हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट, अगर कुछ ना कुछ पॉइंट बाहर पड़े हैं, ठीक है, क्लोज्ड प्रॉपर है y। इन दिस केस इस z के अंदर कोई ना कोई वेक्टर ऐसा यूनिट वेक्टर जरूर मिलेगा, कोई स्मॉल z वेक्टर मिलेगा इस स्पेस में z के अंदर, जो y में नहीं होगा, y से बाहर, जिसकी नॉर्म तो होगी 1 लेंथ का यूनिट वेक्टर मिलेगा। और इस y के हर पॉइंट से उसकी दूरी निकालोगे, किसी भी पॉइंट से दूरी निकालो, सबसे वो दूरी मेरी जितनी मैं चाहूं उससे ज्यादा बना सकता हूं, जितना चाहूं, और वो जो चाहत है वो 0 और 1 के बीच में ही है। दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट z जो कि 1 लेंथ का होगा, और z का y के हर पॉइंट से, y के हर पॉइंट से उसकी दूरी ग्रेटर देन थीटा होगी, और ये थीटा इज समथिंग बिटवीन 0 एंड 1, ओपन 0 एंड 1 के बीच में। कोई भी थीटा अगर पहले से ही लेके चलो आप, उससे ज्यादा दूरी रखने वाला, सभी पॉइंट से, हर पॉइंट से उससे ज्यादा दूरी रखने वाला कोई ना कोई एक यूनिट वेक्टर जरूर मिल जाएगा z के अंदर, अगर y क्लोज्ड था तब, और प्रॉपर भी था। सिर्फ इसको याद रखो, इसको याद रख के अगर मैं अब एक स्पेस x के अंदर एक बॉल बना दूं जिसका सेंटर ले लूं 0 और रेडियस ले लूं 1, सेंटर 0 रेडियस 1, और इस बॉल को बोल देंगे दिस बॉल इज यूनिट बॉल, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, क्लोज कर देता हूं, लेस देन इक्वल टू 1 की बॉल ले लेता हूं, क्लोज बॉल। वो वाले सारे पॉइंट जो कि ओरिजिन से एग्जैक्टली 1 दूरी तक हैं, 1 दूरी पर है, वो भी अंदर ले लो, वो क्लोज यूनिट बॉल होगी भी, ठीक है, क्लोज यूनिट बॉल। अब ये क्लियर है कि जब मैंने लेस देन इक्वल टू 1 वाले सारे पॉइंट लिए तो ये क्लोज्ड बन जाएगा, ये सेट क्लोज सेट बन जाएगा ये। अगर मैं ओपन 0 तक 1 ले लेता, मैं जिनकी दूरी लेस देन 1 है वो वाले सारे पॉइंट इकट्ठा कर लेता मैं 0 से, जिनकी दूरी, वो वाले सारे पॉइंट्स का सेट जिनकी दूरी लेस देन 1 है, वो तो मेरे ओपन हो जाते हैं। लेस देन इक्वल टू ले लिया मैंने, जिसको मैंने बॉल 0 1 लिखा है, ठीक है, 0 सेंटर से 1 दूरी तक के बॉल, ये रेडियस 1, ये क्लोज्ड हो जाएगी और बाउंडेड भी है। क्यों बाउंडेड है? इसके अंदर से कोई भी वेक्टर उठा लो भाई, कोई भी एक्स, उसकी ओरिजिन से जो दूरी होती है उसी को लेंथ कहते हैं। इसका लेंथ मेरा लेस देन इक्वल टू 1 है, जो मर्जी पॉइंट उठा लो, इसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 मिलेगी, तो ये बाउंडेड भी हो गया। कोई ना कोई के एग्जिस्ट कर गया ना, ये के को 2 ले लो, ये 2 से छोटे ही रहेंगे सारे के सारे पॉइंट्स, उनकी मोड वैल्यू या नॉर्म वैल्यू लेस देन 2 रहेगी, तो क्लोज्ड भी है ये बॉल और बाउंडेड भी है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड दोनों है। तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड दोनों चीजें तो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, हमेशा नहीं होती। अभी हमने पहले बोला भी था कि दिस वे इज नॉट ट्रू इन जनरल। कब ट्रू था? सिर्फ फाइनाइट डायमेंशन के केस में तो ट्रू था, अभी किया था हमने फाइनाइट डायमेंशन में। इनफाइनाइट डायमेंशन में ये पक्का नॉट कॉम्पैक्ट होगी, नॉट कॉम्पैक्ट होगी। कौन सी? ये बॉल जो कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड है पर ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा इनफाइनाइट डायमेंशन के केस में। ये वाला रिजल्ट अपना नेक्स्ट रिजल्ट है, ये वाला, दैट इफ दिस बॉल, वो वाले पॉइंट जिनकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है, क्लोज यूनिट बॉल, अगर ये कॉम्पैक्ट होती है तो ये स्पेस मेरा पक्का फाइनाइट डायमेंशनल ही था। फिर अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल होता तो क्लोज यूनिट बॉल जो कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड तो है पर कॉम्पैक्ट नहीं होगी। इक्विवेलेंट है दोनों बातें। अगर पहले से मैं इनफाइनाइट डायमेंशन बोल दूं तब हम शो कर दें कि दिस बॉल इज नॉट कॉम्पैक्ट, अगर बॉल को कॉम्पैक्ट दे दें तो प्रूव कर दें एक्स फाइनाइट डायमेंशन है, एक ही बात है। तो कैसे करेंगे भाई? इफ पॉसिबल कि ये तो कॉम्पैक्ट हो पर डायमेंशन फाइनाइट ना हो, डायमेंशन इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट डायमेंशन है तो एम्प्टी तो नहीं होगा ये, कोई ना कोई वेक्टर उसके अंदर जरूर मिलेगा। मैंने x1 वेक्टर ढूंढा 1 नॉर्म का, यूनिट वेक्टर कोई ना कोई जरूर मिलेगा, ठीक है। कोई भी वेक्टर लो और उसको उसकी नॉर्म से डिवाइड कर दो,
अब ये जो नया आ गया ये यूनिट वेक्टर हो गया, इसका नाम दे दिया x1। जरूर मिलेगा, भी मिल गया x1। अगर इनफाइनाइट डायमेंशन का है तो उसमें कोई ना कोई वेक्टर होगा, उसको वन नॉर्म का बना लिया। अब इस अकेले वेक्टर से जो स्पैन होगा, स्पैन ऑफ सिंगलटन x1, उसको नाम दे दिया कैपिटल X1 स्पेस, जो कि सब स्पेस होगा इस x का ही। अब एक वेक्टर से जो जनरेट होगा उसकी डायमेंशन हो जाएगी 1, क्योंकि एक वेक्टर से जनरेट कर रहे हैं। ये मेरा पक्का x के इक्वल तो नहीं होगा भाई, x के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x इनफाइनाइट डायमेंशनल चीज था, ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट उसके इक्वल नहीं होगा। तो प्रॉपरली कंटेन्ड होगा, फिर प्रॉपरली कंटेन्ड होगा। फाइनाइट डायमेंशन की चीज है तो वो क्लोज्ड भी होगी। फाइनाइट डायमेंशन वाली कंप्लीट होती हैं, और कंप्लीट चीजें और क्लोज चीजें एक ही बात है, ये भी पढ़ा था हमने। जो फाइनाइट डायमेंशन कंप्लीट प्रूव किया था उसके नीचे एक लेमा था कि दीज आर क्लोज्ड आल्सो, तो ये मेरा क्लोज्ड भी हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। तो अभी ऊपर वाला लेमा में करके आए थे कि बड़े वाले में एक पॉइंट z मिलेगा, x2 मिलेगा, जिसका नॉर्म तो 1 होगा, और उसकी पिछले वालों के हर पॉइंट से दूरी ग्रेटर देन थीटा होगी। यहाँ पे थीटा ले लिया 1/2, 1/2 से ज्यादा होगा, ऐसा x2 पॉइंट मिलेगा 1 नॉर्म का, x2 नॉर्म का 1 नॉर्म का पॉइंट मिलेगा x2, जिसकी पिछले वाले स्पेस से x1 स्पेस से, जो कि स्मॉल x1 से स्पेन हो रहा था सभी से, इन पर्टिकुलर x1 से भी उसकी दूरी ग्रेटर देन थीटा होगी। अब x1 और x2 दोनों से जो स्पेस जनरेट होगा उसको नाम दे दिया x2, इसकी डायमेंशन हो जाएगी 2। अब ये फिर से x के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x की डायमेंशन तो इनफाइनाइट है। फिर से एक x3 पॉइंट मिलेगा 1 नॉर्म का, जो कि x2 के x1 से भी ग्रेटर देन थीटा दूरी रखेगा, और नॉर्म 1 होगी। ऐसे ही चलता जाएगा, फिर x1 x2 x3 से जो जनरेट होगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहा, उसको x3 बोल दिया, x1 x2 xm से जो जनरेट होगा उसको xm बोल दिया। तो क्यों कर रहा है, ये ढूंढ रहा है मेरा x1 x2 x3, ये एक सीक्वेंस मिल गई इसको, x1 x2 x3, ये एक सीक्वेंस मिल गई। कैसी सीक्वेंस है, इस एलिमेंट की इससे दोनों से दूरी ग्रेटर देन 1/2 है, और आगे जो मिलेगा xm उसका अपने से पिछलों से सबसे किसी से भी दूरी देखो ग्रेटर देन 1/2 है। ये प्रॉपर्टी की एक इनफाइनाइट सीक्वेंस मिल जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस मिल गई इनफाइनाइट सीक्वेंस, सबका नॉर्म 1 है, और ये सारे के सारे 1 नॉर्म के हैं। ये सारे के सारे इस बॉल से मिल रहे हैं मुझे, B01 बॉल से। इसके अंदर ये सीक्वेंस मिल गई, जो कि डिस्क्रीट सीक्वेंस है। आपस में किसी भी दो पॉइंट की दूरी देखोगे तो ग्रेटर देन 1/2 है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी। जब डिस्क्रीट पॉइंट हैं तो वो कन्वर्ज नहीं करेंगे। कन्वर्ज करने के लिए तो सारे के सारे पॉइंट एक पॉइंट के पास पहुंचने पड़ेंगे, सारे पॉइंट्स की दूरी इस पॉइंट से लेस देन एप्सिलॉन होनी पड़ेगी। एप्सिलॉन अगर 1/2 की 1/4 ले लूंगा मैं एप्सिलॉन, तो सारे पॉइंट्स की आपस में दूरी भी लेस देन 1/4, जो कि है ही नहीं, किसी भी दो की ग्रेटर देन 1/2 है, डिस्क्रीट पॉइंट्स है। दिस सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, कोई भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है, सारे डिस्क्रीट पॉइंट है। तो ये वाला जो सेट था मेरा बी, इसको जो कॉम्पैक्ट गिवन था, ये बॉल इज कॉम्पैक्ट गिवन थी, इज नॉट ट्रू। अगर x मेरा इनफाइनाइट डायमेंशनल का है तो इस बॉल के अंदर ढूंढा, क्योंकि सबका नॉर्म 1 है, एक सीक्वेंस ढूंढी जिसकी कोई भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस मेरी डिस्क्रीट पॉइंट्स की है, दूर दूर के पॉइंट है। सब सीक्वेंस भी लूंगा मैंने ये पॉइंट नहीं लिया, सिर्फ ये लिया और कोई भी लिए, उनकी दूरी भी ग्रेटर देन 1/2 है, वो खुद भी डिस्क्रीट पॉइंट है, वो खुद भी कन्वर्जेंट नहीं है, तो कोई भी सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, हेंस नॉट कॉम्पैक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन। चलो आगे चलते हैं। अभी फाइनाइट डायमेंशन का काम खत्म हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी भाई। अब अपने पास 20 मिनट हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन खाली पेज पे पढ़ेंगे। यहाँ पे समझ में आएगा अब क्या करना है, ये बताऊंगा कि कल क्या करेंगे, कल के लेक्चर में। अभी तक हमने देखा है कि x कोई वेक्टर स्पेस है और y भी वेक्टर स्पेस है। यहाँ से यहाँ पे मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करता हूँ।
कब होती है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? इसके पास दो प्रॉपर्टी हैं, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई बन जाए, और टी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा टाइम्स टी एक्स बन जाए। ये दो प्रॉपर्टी होंगी तो उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल देंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी को बोल दूंगा लीनियर ऑपरेटर, भी इसी को कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। हालांकि ऑपरेटर ठीक है, इसी को लीनियर ऑपरेटर भी बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। चलो अब ये x से x के ऊपर, x से x के ऊपर ही ले लो, x से x, y भी ले सकते हैं, y रख लो, चलो x से y, जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी वो सारी इकट्ठी कर ली। ठीक है, ये एक बॉक्स बनाया, इसके अंदर ऑल लीनियर ऑपरेटर्स डाल दिए, सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। और यहाँ पे आ गई अब T1, T2, T3, कुछ कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई जो कि x से y पे थी। अब इसके ऊपर भी मैं अब इन ट्रांसफॉर्मेशंस को एज ए वेक्टर ट्रीट करूंगा, वेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशंस को, और वेक्टर्स का एडिशन डिफाइन करता हूं कि T1 और T2 दो ट्रांसफॉर्मेशन थी, उनका सम इज अगेन ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम x टू y डिफाइंड इन दिस वे दैट T1 प्लस T2 जब अप्लाई करूंगा x पे, तो क्योंकि T1 और T2 ऑलरेडी पहले से ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T1 की जो इमेज है और T2 की जो इमेज है उनको जोड़ लो, जो आउटपुट आएगा वो T1 प्लस T2 की इमेज एज ए इमेज डिफाइन कर दिया मैंने, T1 प्लस T2 एट x इज इक्वल टू T1x प्लस T2x ऐसे डिफाइन किया। फर्दर अल्फा टी भी डिफाइन किया, स्केलर मल्टीपल, जो कि हो जाएगा अल्फा टाइम्स Tx। ऐसे करके दो ऑपरेशन डिफाइन किए, एक तो वेक्टर एडिशन है ये, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ऑलवेज डिफाइन कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर, जो कि एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे थी, सारी सेम एक्स से सेम वाई पे थी सारी। तो ये मैंने दो ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए। विद दिस टू ऑपरेशंस दिस सेट, ये वाला सेट अपने आप में अलग से एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। दिस इज अगेन ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये वाला सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अब ये वाला वेक्टर स्पेस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा कि नहीं होगा? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ये क्वेश्चन है भाई। वो वेक्टर स्पेस तो ऑलवेज बनेगा, पर वो नॉर्म्ड ऑलवेज नहीं होगा। इसका एक सबसेट लेके आएंगे, इसका एक सबस्पेस ऊपर वाले का, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ये जो होगा ये सबस्पेस बन जाएगा इस ऊपर वाले वेक्टर स्पेस का, जो कि नॉर्म्ड लीनियर बनेगा। फिर तब यहाँ पे मैंने सारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ली, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली है। तो ये बाउंडेड कौन सी होती है, किस ट्रांसफॉर्मेशन को बाउंडेड बोलूंगा मैं, वो डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या है, ठीक है, ये डिफाइन करते हैं। तो वो वाली इकट्ठे करेंगे तो वो नॉन लीनियर स्पेस बन जाएगा। अब इस नॉन लीनियर स्पेस को पढ़ना है, फिर बाउंडेड लीनियर वाले ट्रांसफॉर्मेशंस के स्पेस को पढ़ना है। और जो सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो मिल गई, ठीक है, ये x से x पे अगर ले लेता मैं, अगर मान लिया x से x पे थी और उसके x से x पे सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी खुद में वेक्टर स्पेस बन गई, ठीक है, वेक्टर स्पेस बन गई। इस वेक्टर स्पेस को बोलते हैं अलजेब्राइक ड्यूअल x स्टार सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। क्योंकि जैसे कि x कोई वेक्टर स्पेस था, तो x से x पे ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन x से x पे ही थी, वो वाली इकट्ठी होके फिर से वेक्टर स्पेस बन रही है, उसको x स्टार बोल रहा हूं। अब ये वेक्टर स्पेस बन गया, इसका कुछ नाम दे दिया हमने इसको x स्टार, ठीक है, ये इस x स्टार इज आल्सो वेक्टर स्पेस। अब फिर से मैं ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन कर दी मैंने, ठीक है, उसको नाम दे दिया चलो f टाइप का, जो कि x स्टार से x स्टार पे है, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। वो फिर ठीक है, तो यहां से क्या चेंज किया,
ये वाले x से x पे थे, वहां जहां पे x कोई वेक्टर स्पेस था। अब ये खुद में भी वेक्टर स्पेस है, तो इस खुद को भी तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। x स्टार से x स्टार पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सारी वो अगेन दोबारा से वेक्टर स्पेस बन जाएंगी, उसको बोलेंगे x डबल स्टार, सेकंड अलजेब्राइक ड्यूअल। ठीक है, इस तरह से थर्ड फोर्थ, क्योंकि ये फिर से वेक्टर स्पेस है तो इसी वेक्टर स्पेस से इसी पे, तो बस देखना क्या है कि ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी एफ, ये ऑपरेट होगा टी के ऊपर, फंक्शन के ऊपर लगेगा, क्योंकि एक्स स्टार के एलिमेंट क्या है, एक्स स्टार के एलिमेंट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स से एक्स पे, तो वो खुद में भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर लगेगा ये इसके एलिमेंट, और आंसर देंगे वो भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी। मान लिया T1 पे लगा और T2 आंसर दे दिया, क्योंकि वो भी एक्स स्टार में ही जानी है, वेयर T1 एंड T2 बोथ आर फ्रॉम x से x, f इज फ्रॉम x स्टार टू x स्टार, T1 T2 आर फ्रॉम x टू x, वो भी लीनियर। ये ड्यूअल का ड्यूअल 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 चलता रहेगा, पर ये नॉर्म्ड नहीं है। इसमें से एक सब स्पेस निकाल लेंगे हम जो कि नॉर्म्ड बन जाएगा। ठीक है, इस नॉर्म्ड वाला जो है इसको बोलते हैं एक्स डैश। एक्स डैश और एक्स स्टार में फर्क समझ लो भाई, दोनों का यूज आएगा। एक्स डैश में तो है सारे की सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स स्टार में, और एक्स डैश में आएंगी सिर्फ बाउंडेड वाली एक्स डैश में, वो खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बनेगा। बल्कि अब एक्स डैश से एक्स डैश पे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वहां से, ठीक है, इस एक्स का जो रोल था वो एक्स डैश से रिप्लेस कर दें हम, यानी कि वो वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इकट्ठी कर ली मैंने टी, सच दैट टी इज ए मैप फ्रॉम एक्स डैश टू एक्स डैश, और लीनियर है वो सारी, और बाउंडेड भी है, बाउंडेड लीनियर, उसको बोल देंगे फिर एक्स डबल डैश सेकंड ड्यूअल। तो इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, एक्स डैश में एक्स डबल डैश में, ठीक है, एक्स स्टार में एक्स डबल स्टार में, वो सब देखना है हमने। हाँ, उससे पहले बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या है उसकी वो भी डिफाइन कर लेते हैं, आज इतना ही टाइम है अपने पास। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या है, समझ में आ रहा है भाई? एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा मैं। बाउंडेड लीनियर कब बोलूंगा, वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन एक्स से वाई पे एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, इफ टी ऑफ एक्स का नॉर्म, टी ऑफ एक्स चला जाएगा मेरा वाई के अंदर, तो यहाँ नीचे वाई लिख देता हूँ, वाई के अंदर नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू सम सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स हो, एक्स जो कि मेरा पहले वाले में नॉर्म होगा। ठीक है, इफ दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट सम सी ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस थिंग इज लेस देन सी टाइम्स नॉर्म एक्स फॉर ऑल एक्स, देन टी को बोल देंगे टी इज बाउंडेड, टी इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी एक्स की नॉर्म लेस देन सी टाइम्स नॉर्म एक्स होती हो फॉर ऑल एक्स। अगर ऐसा होता है, इफ दिस टी इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, टी इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, अगर ऐसा हो गया जैसे कि आइडेंटिटी मैप इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, सी को 1 रख सकता हूँ क्योंकि टी एक्स इज आल्सो एक्स, ठीक है, आइडेंटिटी में 0 इज आल्सो ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, सब कुछ 0 पे लेके जा रहा है, जो ऐसे ऐसे करके। और कोई बाउंडेड ना हो उसका भी एग्जांपल करेंगे, दिस एग्जांपल इज नॉट ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, पहले वही करते हैं, दैट डेरिवेटिव मैप इज नॉट ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। मैंने टी डिफाइन किया ऑल पोलिनोमियल्स से, ऑल पोलिनोमियल्स के स्पेस पे, ठीक है, सारे पोलिनोमियल मिलके वेक्टर स्पेस बना देती हैं, भी दो पोलिनोमियल को ऐड करूंगा तो वो भी पोलिनोमियल आएगी, स्केलर मल्टीपल भी पोलिनोमियल बनती है। ये मैंने टी मैप डिफाइन कर दिया, दैट टी ऑफ ए पोलिनोमियल पी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पी, ये मैप डिफाइन कर दिया। दिस इज नॉट ए बाउंडेड मैप, नॉट ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर,
क्यों नहीं अभी बाउंडेड वो बताता हूँ मैं, ऐसा सी नहीं मिलेगा। तो उससे पहले ये नॉर्म क्या है वो तो देखना पड़ेगा, इधर वाला भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इधर भी। अब दोनों तरफ सेम स्पेस लिया तो अच्छी बात है, अभी नॉर्म का फॉर्मूला दोनों तरफ सेम ही ले सकता हूँ। अब पोलिनोमियल्स को तुम मान लो कि ये मेरा सी ए बी का सबसेट है, सारी पोलिनोमियल कंटिन्यूअस होती हैं, और इसके अंदर हमने नॉर्म डिफाइन किया था कि नॉर्म ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन इज मैक्सिमम ऑफ दैट फंक्शन, मैक्सिमम ऑफ दैट फंक्शन एफ टी। ठीक है, तो पोलिनोमियल ये सारी हमने डिफाइन कर ली 0 से 1 पे, 0 से 1 पे। ठीक है, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, 0 से 1 पे। तो और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उसका नॉर्म होती है, ये मान लिया हमने। पोलिनोमियल का भी नॉर्म निकालना है तो पोलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर पोलिनोमियल ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर, और 0 से 1 पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा 0 से 1 पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 0 से 1 पे एक्स एक्स स्क्वायर फंक्शन की मैक्सिमम नॉर्म हो जाएगा। अब नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, मैक्सिमम हाइट 1 तक जाएगा। एक्स की पावर 3 का भी 1 ही आएगा, एक्स का भी 1 आएगा, सारे फंक्शन यहीं पे बनेंगे 0 से 1 के बीच के अगर है तो एक्स की पावर n कोई भी फंक्शन ले लूँ मैं, उसकी नॉर्म मेरी 1 आएगी भाई, एक्स की पावर n, दिस पोलिनोमियल का। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल को इस यहाँ पुट कर दो, दैट व्हाट इज टी ऑफ दिस पोलिनोमियल, जो कि डेरिवेटिव इसका हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1। अब टी एक्स का नॉर्म, इसका नॉर्म जो कि कितना हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1। 0 से 1 में x वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से 1 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन n टाइम्स 1, ये नॉर्म आ जाएगी n, जो कि लेस देन c टाइम्स नॉर्म ऑफ x, x नॉर्म ऑफ x की पावर n, c टाइम्स नॉर्म ऑफ x की पावर n, ये करना है, जो कि है मेरा ये वाला नॉर्म तो 1 है, ये अभी लिखा था हमने, लेस देन इक्वल टू c आ जाए ये। ठीक है, tx का नॉर्म जो कि n था, लेस देन इक्वल टू सम फिक्स्ड c, जो c पहले से ही गिवन हो, देयर एग्जिस्ट सम c, तो c तो पहले ढूंढ के लाना है, ये होल्ड हो जाए फॉर ऑल पोलिनोमियल्स, फॉर ऑल x, फॉर ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ दिस टाइप, इस टाइप का पोलिनोमियल क्या है, फॉर ऑल n डज देयर एग्जिस्ट सम c विच इज लेस ग्रेटर देन ऑल n, सारे नेचुरल नंबर से बड़ा ऐसा कोई c नहीं है, हेंस दिस टी ऑपरेटर इज नॉट बाउंडेड ऑपरेटर, क्योंकि इसमें टी एक्सन की नॉर्म ऐसी आ गई जो सी टाइम्स नॉर्म एक्स से बाउंडेड नहीं रहा। ठीक है, ये तो एग्जांपल था बाउंडेड ऑपरेटर का। अब अगर कोई ऑपरेटर बाउंडेड हो तो उसकी नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सेट ऑफ ऑल बाउंडेड वाला जो ऑपरेटर्स की जो कलेक्शन है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड जो है, ठीक है, ये बाउंडेड है तो इसको मैं इस कलेक्शन में आ जाएगा ये, और उसको मुझे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बोलना है, तो नॉर्म्ड है तो उसके हर एलिमेंट की नॉर्म भी डिफाइन करनी है। इसमें एलिमेंट क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्म डिफाइन करनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्म। तो जब भी ऐसा लिखा दिखे तो समझ जाना आपने कि ये सब चीजें अलग अलग हैं। टी एक्स की नॉर्म एक वेक्टर की नॉर्म है, ये टी एक्स की जो इमेज थी दैट इज आल्सो ए वेक्टर, और उसकी नॉर्म वो y के अंदर है। x की नॉर्म अगर लिखा है तो ये डोमेन x के अंदर है, और t का नॉर्म लिखा है तो ये इस स्पेस के अंदर आ गए। अब हम जिसको हमने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बोल लेंगे उसके लिए नॉर्म डिफाइन कर रहा हूं, दिस नॉर्म इज सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ tx डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x, नॉन जीरो x लेने हैं बस, क्योंकि जीरो वाले x की तो नॉर्म जीरो हो जाएगी, डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ t सुप्रीमम ओवर ऑल द रेशियोज, t ऑफ x और नॉर्म x के रेशियो थे उसका सुप्रीमम, और यही इक्वल हो जाएगा, एक और डेफिनेशन है इसी की, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ tx की। लेकिन ये अब की बार x सारे नहीं है, x आर ओनली विद नॉर्म 1 नॉर्म के वेक्टर्स की जो इमेजेस हैं
उसकी सुप्रीमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। वन नॉर्म के वेक्टर की इमेजेस की मैक्सिमम वैल्यू इज द नॉर्म ऑफ दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे करके डिफाइन कर दिया। यहाँ पे वन नॉर्म वालों की मैक्सिमम वैल्यू अगर सारे लेने हैं तो उसको डिवाइड करना है वेक्टर के नॉर्म से भी, उसकी सुप्रीम वैल्यू। ये मेरा नॉर्म ऑफ टी डिफाइन कर दिया मैंने। अब ये नॉर्म सारी नॉर्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं वो चेक कर सकते हो। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा कि नहीं, इक्वल टू जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ टी इज जीरो, जीरो मैप, टी इज जीरो मैप। और क्या प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और अल्फा टी इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी नॉर्म भी मेरी इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा टाइम्स नॉर्म ऑफ टी आना चाहिए। और T1 प्लस T2 की नॉर्म लेस देन इक्वल टू T1 की नॉर्म प्लस T2 की नॉर्म, ये आ जाएगा। तब ये मेरा स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस विद दिस नॉर्म बिकम्स ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तब ये नॉन लीनियर स्पेस बनेगा। फिर इसकी कंप्लीटनेस की बात आएगी। इसके अंदर कोसी सीक्वेंस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस की एक सीक्वेंस लेके चलेंगे जो कि कोसी है, और वो कन्वर्ज करेगी कि नहीं किसी ट्रांसफॉर्मेशन को। फिर ये फंक्शंस की सीक्वेंसेस की बातें आने लग जाएंगी अब। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 2 मिनट हैं, कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है उससे उसी के ऊपर जितनी ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन कर सकते थे लीनियर वाली, वो विद दिस टू ऑपरेटर्स वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ खुद में वेक्टर स्पेस बन जाता है। उसको एक्स स्टार बोलते हैं, ड्यूअल ऑफ सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ये खुद में वेक्टर स्पेस बन गया, तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस जो एक्स रोल कर रहा था उसको एक्स स्टार से रिप्लेस कर दूं। एक्स स्टार से एक्स स्टार पर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, यहाँ लिखा है एक्स स्टार से एक्स स्टार पे जो सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारी इकट्ठी कर दूंगा, वो भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। उसको बोल देंगे सेकंड अलजेब्राइक ड्यूअल। इन सब में से अगर नॉर्म्ड ये कोई भी नहीं बनेंगे, नॉर्म्ड बनाना है तो मुझे बाउंडेड वाला कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जो बाउंडेड होंगे उन्हीं के लिए नॉर्म डिफाइन करेंगे। ये ऐसा सी जब एग्जिस्ट करता होगा तब मेरा टी एक्स बाई नॉर्म एक्स, यहाँ नॉर्म एक्स, ठीक है, और इसका सुप्रीमम जो कि मैंने नॉर्म डिफाइन किया है वो लेस देन सी है, और ऊपर से बाउंडेड हो जाएगा ये सेट, हैंस सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी एक्स का नॉर्म लेस देन सी नॉर्म एक्स है, तो नॉर्म एक्स को इधर ले आऊंगा तो टी एक्स बाई नॉर्म एक्स लेस देन सी हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। तो ये वाला जो सेट है टी एक्स बाई नॉर्म एक्स बाउंडेड अबो हो जाएगा, ये वाला सेट, दिस सेट इज बाउंडेड अबो एंड सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाएगा। सुप्रीमम एग्जिस्ट यानी कि नॉर्म टी इज वेल डिफाइंड इफ इट इज डिफाइंड फॉर ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो सिर्फ नॉर्म टी मुझे बाउंडेड के लिए डिफाइन करना है, और वो वाला जो कलेक्शन हो जाएगा वो मेरा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन जाएगा। बाउंडेड क्या था, ऐसा सी एग्जिस्ट कर जाए नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन सी टाइम्स नॉर्म एक्स हो जाए, और ऐसे सी की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, बिकॉज दीज आर द अपर बाउंड्स, दिस सी इज द अपर बाउंड। और सुप्रीमम क्या होता है, इस कलेक्शन का सुप्रीमम क्या होता है, दिट इज लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम को लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं। तो जो सी अपर बाउंड बन रहे थे उनमें से जो सबसे छोटा सी जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा वही सुप्रीमम बनेगा और वही नॉर्म बनेगा। ये सुप्रीमम की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं ऐसी बात। ठीक है भाई, आज का टाइम खत्म हो गया। कल को ये ड्यूअल ड्यूअल सारे डिफाइन करेंगे, इनकी डायमेंशन देखेंगे। जब ये खुद में वेक्टर स्पेस बन जाएंगे और एक्स फाइनाइट डायमेंशन लेके चलूंगा तो एक्स स्टार की डायमेंशन क्या होगी, एक्स डबल स्टार की डायमेंशन क्या होगी, उनकी डायमेंशन भी देखेंगे। ये सब बातें कल करेंगे। सेकंड यूनिट कल खत्म हो जाएगी। चलो 3 दिन में, सर पता नहीं। हाँ जब बोलो। हम स्पेसिस को बना स्पेस प्रूव करते हैं उसके लिए कंप्लीटनेस प्रूव करनी होती है, तो बिल्कुल। हम सीक्वेंस लेके चलते हैं, कोशी सीक्वेंस, और उसको हम कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में वहां पे सब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करके फिर कंप्लीट दिखाया हुआ है, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। देखो आप ऐसा, कह रहे थे कि ऐसा सब तो सीक्वेंस के कन्वर्जेंट क्या? कोई भी नहीं होगा, ऐसा कौन सा प्रूफ में है। सर मुझे एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं याद, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन थे कुछ क्वेश्चंस। कल वो क्वेश्चन लेके आना ऐसा।
ट्रू नहीं है कि सीक्वेंस को मुझे कन्वर्ज प्रूव करना था और मैं उसकी सब सीक्वेंस को प्रूव करके बोल दूं कि लो ये वाली कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट हो गया। ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं है। अभी देखा तो सर हमने वो एलपी स्पेस वाले में ही था शायद, एलपी स्पेस वाले जो कई तरीके के हैं वहां पे ही कंफ्यूजन हो रहा है कंप्लीटनेस प्रूव करने में। ऐसा नहीं है, उसमें कुछ और लिखा होगा, आप ध्यान से देखना उसमें, ओके सर, मैं चेक क्योंकि ये करके कल पॉसिबल पूछ नहीं लूँ। है। कुछ ना कुछ और साथ में दे रखा होगा उधर। ये एलपी का आ गया, बता दो एलपी में कहाँ है ऐसा कंप्लीटनेस ऑफ एलपी स्पेस। अब इसमें आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस लेके चलेगा, ये कोई भी आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस है और इसी एक्सएम की सीक्वेंस ढूंढेगा। अब इसी को कन्वर्जेंट प्रूव करेगा लास्ट में। लास्ट में देखोगे तो यही एक्सएम एक्सएम कन्वर्ज करके एक्स को यही लिखेगा, कोई सब सीक्वेंस की बात नहीं करेगा कि सब सीक्वेंस में। ये एलपी नाम से भी कई सारे हैं ना सर, तो उनमें से शायद किसी में था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मैं चेक करके कल पूछते। ठीक है, कल पूछ लेना। कैपिटल जी एल सर। हो सकता है मगर उसमें भी ये कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता, कुछ और प्रूव कर रहा होगा वो। अगर वो ये लगा ओके रखा है तो वो गलत कर रखा है फिर। ओके सर। ठीक है भाई, अटेंडेंस में कर लेता हूँ कॉपी तुम्हारी, यू कैन लीव। कल फिर मिलते हैं 5 बजे। ठीक है जवानों, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, कुछ समझ पाओ तुम लोग, पता नहीं समझना है तो मुश्किल, झूठ बोलना कि समझ में आ रहा है। अब की बार सब सेटअप मैथ यही है ना सर, मुझे सारे टफ सर इसमें हैं, जो थोड़ी और ज्यादा वो है। जो जो कुछ समझ में आ गया वही आसान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दियो सर कल, और कहाँ तक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की तो पर्ची पढ़वावांगे तारी लास्ट में। थैंक यू सर। ठीक है सर। हाँ बुक अभी व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, कौन सा ग्रुप है उसमें एक बार मैसेज कर दो। व्हाट्सएप मैंने लॉगिन नहीं कर रखा था कल कंप्यूटर में, आज करना। वो तो मिल रही होंगी, पता कर लो। अच्छा अच्छा, देखो सर ऐसे असाइनमेंट कब मिलेंगे? असाइनमेंट 1-2 दिन में दे देंगे आप लोगों को। अभी आधा सिलेबस तो है कम से कम, असाइनमेंट में लिखोगे क्या। ओके सर। व्हाट्सएप पे मैं ऐड तो हूँ यार 1-2 ग्रुप में तो तुम चैट बॉक्स में डाल दो ना, कोई और ऐड कर देगा आपको उस ग्रुप में। हूँ भी मैं किसी तो ग्रुप में हूँ, मैं हूँ ना, मैं जब मैंने मैसेज किया था तो हाँ इस जी वक्त सर। ये अगर ये कोई जो है नहीं ना ग्रुप में तो उसको कोशिश करो सारी पूरी क्लास। सर आप कोई से भी ग्रुप में डाल दो, पता चल जाएगा। ग्रुप में जैसे किसने लिखा है हमारा ग्रुप नहीं बना है, तो जिसका भी यशु या यशु लिख रहा है यशु, तो तुम अपना फोन नंबर डाल दो यहाँ पे। आप कोई ग्रुप बना हुआ ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे हैं ग्रुप में, 200-250 के अराउंड है उस ग्रुप में। ठीक है, देखो ये किसी ने नंबर डाला भैया 9057 करके, इसको ऐड कर दो जिसके पास है, या फिर तुम उस ग्रुप का एक लिंक बना लो ना, वो लिंक से भी तो सीधा ज्वाइन करते हैं ना, उसको चैट बॉक्स में डाल दिया करो कि वो अपने आप से कुछ ज्वाइन कर लेगा हर कोई, ना नंबर डालना पड़ेगा ना शेयर करना पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, उसका कल को कोई जो एडमिन है वो लिंक बना के इसमें डाल देना।